आशमपुरा में जिस पीएसी की टुकड़ी ने 41 मुसलमानों को अपने घरों से उठाया, उन्हें ला करके गाज़ियाबाद के 2 इलाकों में 2 नहरों पर ला के उन्हें मारा। उनमें से कई लोगों से मैंने जब ये मैं किताब लिख रहा था, तो मेरी ये जानने की सबसे बड़ी उत्सुकता थी कि भाई आप कैसे किसी को मार सकते हैं? मैंने जो वहाँ पर देखा और जो तबादला उपन्यास में पढ़ा, वो लगभग सेम है, लगभग एक ही तरीके का है। तो ये लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया और इसके लिए रिसर्च किस तरीके की रही? कि एक बड़े क्रिएटिव किस्म के मंत्री जी आए, वो ट्रांसपोर्ट के मंत्री थे, तो उन्होंने नो डिस्टर्बेंस अलाउंस कर दिया। एनडीए उसका नाम उस समय शुरू हो गया। मतलब पिछले मंत्री को आप रिश्वत दे के कहीं आरटीओ लगे हैं, ARTO लगे हैं, आप वहाँ हम हटाएंगे नहीं आपको, हम दूसरा कोई पैसा दे रहा उसको नहीं लाएंगे, आप ही हमें पैसा दे दीजिए, हम वहीं रहने दें आपको। तो उसको एनडीए कहते थे, नो डिस्टर्बेंस अलाउंस था। लैंग्वेज इज ए वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट्स, या आपने कहा एक इंटरव्यू में। जब आशमपुरा पर मेरी पूरी किताब ख़त्म हुई, हालांकि छोटी किताब है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, वो जब मैंने लिखना शुरू किया और ख़त्म किया तो मुझे अब ये हमेशा कचोट बनी रही कि जो कुछ मैंने देखा था या जो कुछ उस समय महसूस कर रहा था वो लिख नहीं पाया। आसिमपुरा में भी सर मुसलमान ही पुलिस ब्रूटैलिटी के शिकार हुए। पूरा क्या वाकया था और मारने के पीछे का कारण आपको क्या समझ आया? कि मुसलमान जो है वो गंदा है, म्लेच्छ है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, वो जिम्मेदार है किसी भी तरह की हिंसा अगर हमारे समाज में हो रही है। और इस हिंसा से मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद करके थर्रा जाए। आपने कहा कि पुलिस का व्यवहार कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। कि भारतीय राज्य ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, या भारतीय राज्य ने वो सब कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि भाई ये लुगदी साहित्य है, ये मुख्य धारा का साहित्य है, और दूसरा इसको इतना अलग करके क्यों देखा जा रहा है? आप कहेंगे गुलशन नंदा प्रेमचंद से बड़े लेखक हैं, मैं ये कहूँगा, मेरा ये मानना है कि देखिए, बड़ा छोटा लेखक या बड़ा छोटा साहित्य या कालजयी, क्लासिक, ये सारे शब्द जो है इसका फैसला सिर्फ वक्त करता है ना। भाषा का जिस तरीके का उपयोग होता है उसको हम नैतिकता से जिस तरीके से जोड़ के देखते हैं कि लेखक इस नैतिक दायरे में ही बात करनी चाहिए, रियल लाइफ में भी, अपने लेख में भी, तो वो सही है। मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जो मेरे समझ में आती है कि जो कुछ मनुष्य विरोधी घट रहा है, साहित्य को उसका विरोध करना चाहिए। देखिए, 100-125 साल में किसी भाषा ने इतनी ज़बरदस्त परंपरा नहीं क्रिएट की जो खड़ी बोली हिंदी ने की है। मतलब कई बार आश्चर्य होता है ना कि अरे आप तो 100 साल पहले तो आपने उपन्यास लिखना शुरू किया है, या 100 साल पहले आपने शुरू किया, आपने इतनी बड़ी चीज़ें रच डाली अपनी भाषा में, तो ये एक बड़ी बात है। हर संबंध की अपनी एक भाषा होती है। ये भाषा हमें कहीं से मिलती नहीं, बल्कि हम इसे स्वयं विकसित करते हैं। हर संबंध के साथ ये अपने आप विकसित होती चली जाती है। पाठक भी अपने लेखक और उसकी भाषा के साथ ऐसा ही एक संबंध जोड़ लेता है। ये संबंध शब्दों से बना है, लेकिन शब्दकोश से परे है। इसमें शब्दों के अर्थ हमेशा वो ही नहीं होते जो शब्दकोश में लिखे हैं, क्योंकि भाषा की दुनिया के नियम अपने अलग ही होते हैं, या फिर शायद कोई नियम होता ही नहीं। इसका एक उदाहरण अगर मैं अपनी निजी ज़िंदगी से दूं, तो अपनी इंजीनियरिंग की उबाऊ क्लास से बंक करके घूमते फिरते टहलते हुए एक दिन मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में पहुंचा और वहां मेरे हाथ लगा एक उपन्यास जिसका नाम था शहर में कर्फ्यू। अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूं, तो जो पहला उपन्यास मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा वो यही था। इस उपन्यास को पढ़ते हुए इसके लेखक और उसकी भाषा के साथ जो संबंध स्थापित हुआ, वो संबंध आज तक कायम है। इस लेखक से आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ, पर बरसों से इसे जानता हूँ। लेकिन जिन्हें हम बरसों से जानते हैं, उन्हें कितना जानते हैं? जानने, समझने, पढ़ने, लिखने और सुनने की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हिंदी के जाने माने लेखक और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय जी। विभूति जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ऐसा कहा जाता है कि किसी को समझना हो तो उसका अतीत, खासकर उसका बचपन पहले समझ लेना चाहिए। आपका बचपन कैसा रहा? क्या परिवेश रहा और किस तरीके की परिस्थितियां रही? देखिए,
मेरा बचपन मुझे लगता है कि जैसे आम एक मध्य वर्ग के किसी बच्चे का हो सकता है, लगभग वैसा ही था। फ़र्क सिर्फ़ 2 थे। एक तो मेरे पिता एक ऐसी नौकरी में थे जहाँ तबादले होते रहते थे। तो हर 2-3 साल बाद हमें घर बदलना होता था, शहर बदलना होता था और शहर के साथ-साथ दोस्त बदल जाते थे, जो एक बचपन में या किशोरावस्था में जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण साथी होती है, वो हर 2-3 साल बाद बदल जाती थी। एक तो ये था, दूसरे ये भी था कि कई चचेरे भाई-बहनों और अपने भाई-बहनों के बीच शायद मैं सबसे ज़्यादा अंतर्मुखी था और ख़ास तरह की कुंठाएँ थीं, जिनकी वजह से मुझे लगता था कि बोलने में हमेशा आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। तो वो आत्मविश्वास की कमी जो थी फिर वो धीरे-धीरे मेरे लेखन के माध्यम से मैं अपने को व्यक्त करता गया। तो यही 2 फ़र्क थे, बाकी तो जैसा एक मध्य वर्ग के बच्चे का जीवन हो सकता है, जिस तरह के सपने, जिस तरह की आशाएँ, निराशाएँ, कुंठाएँ, जिस तरह की वृत्तियाँ किसी भी बच्चे में हो सकती हैं, उसी तरह मेरे अंदर भी थी। किस तरीके की कुंठाएँ थी सर? अब बहुत सारी, जैसे आप देखिए एक ख़ास उम्र होती है ना जिसमें आप अपने शरीर को लेकर के बड़े जिसे कहते हैं ना कि आप संवेदनशील होते हैं। हाँ, याद होगा बचपन में सड़क पे चलते समय पान का खोखा भी पड़ता था तो आप शीशे में अपने को देखने की कोशिश करते थे या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी जो शब्दों में शायद व्यक्त करना मुश्किल हो, मेरे लेखन में बीच-बीच में वो आपको मिलेगी। जो बचपन की जो कुंठाएँ रही उनका असर अभी भी है सर? मैं अब तो धीरे-धीरे मैं उससे मुक्त हो गया। उसकी वजह ये रही कि साहित्य ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर सायास भी हुआ। आत्मविश्वास लाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेट्स, आपको पता है कि आपके अंदर ये दिक्कत है या ये कमज़ोरी है, तो आप उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये किसी भी व्यक्ति का जीवन बड़ा जटिल होता है, मतलब उसे खुद एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं भी शायद उसे शब्दों में ना बयान कर पाऊँ। लेकिन मैंने देखा कि धीरे-धीरे मैं उनसे दूर होता गया। मुझे अभी तक याद है कि इंटरमीडिएट में पहली बार मुझे किसी डिबेट में बोलने का मौका मिला, तो मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली, पैर काँपते रहे और ये सिर्फ़ इंटरमीडिएट की बात छोड़ दिए, सालों तक ये स्थिति रही। साहित्यिक कार्यक्रमों में भी बोलने का मौका मिलता था। जिस पेशे में मैं था वहाँ बहुत ज़्यादा बोलने का मौका मिलता था, क्योंकि वहाँ अक्सर इसलिए नहीं कि मेरा किसी को पता था कि मेरा साहित्य से या संस्कृति से या इस तरह की किसी दुनिया से संबंध है। सिर्फ़ इसलिए कि मैं एक ज़िले का कप्तान होता था तो तरह-तरह के कार्यक्रम में बुला करके मुझे मुख्य अतिथि या अध्यक्ष बनने का मौका लोग देते थे। तो उसमें ये दिक्कतें आती थी। तो मुझे समझ में आता था कि ये मेरी एक कमज़ोर दुनिया है। तो धीरे-धीरे फिर मैंने उसको ओवरकम किया, उस पे काबू पाया अपनी कमज़ोरी पर और अब तो हालत ये हो गई कि अब न्यूक्लियर साइंस से लिंक करके और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक किसी विषय पे खड़ा कर दीजिए। मेरी जानकारी कुछ नहीं होगी, आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल लूँगा। तो ये सायास भी हुआ। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कोशिश करके और उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। आपके पिता के तबादले बार-बार होते रहे, उसकी वजह से परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं कभी भी हो पाई। उसका कोई नकारात्मक प्रभाव रहा आपके जीवन में? मुझे लगता है कि ना, ये तो थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये भी सही है कि आपकी जो बचपन की दोस्तियाँ होती हैं, वही परमानेंट होती हैं। और मेरे बचपन की दोस्तियाँ शुरू हुई जब मैं बीए में पहुँचा, यानी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी शुरू हुई। तब जो दोस्तियाँ हुई आज तक चल रही हैं। लेकिन छठे, 7वें, 8वें से लेकर के 11वीं, 12वीं तक, ज़्यादातर 11वीं, 12वीं के कुछ दोस्त तो अभी भी मिल जाते हैं। तो नकारात्मक तो क्या कहा जाए, लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि अगर तबादले ना होते, तो किसी एक शहर को लेके ख़ास तरह की स्मृतियाँ होती, जो नहीं है। जैसे अचानक आप पूछिए मुझसे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहता तो आज़मगढ़ हूँ, लेकिन आज़मगढ़ में मैंने कभी भी महीने, डेढ़ महीने से ज़्यादा एक साथ वक़्त नहीं बिताया। और ये महीने, डेढ़ महीने भी तब, जब वो स्कूलों में अपनी छुट्टियाँ होती थी और हम गाँव जाते थे या ननिहाल जाते थे या परिवार का हमारा जाता था, तब थोड़ा बहुत तो शहर से जुड़ाव होता था। लेकिन अभी भी किसी एक शहर का आप नाम लीजिए, तो मुझे इलाहाबाद याद आता है।
जहाँ ज़्यादा वक्त बीता और जहाँ की स्मृतियाँ ज़्यादा सघन। कॉलेज के समय। हाँ, यूनिवर्सिटी में मैं एमए करने इलाहाबाद गया, तो ये एक दिक्कत है। यह एक शहर आपकी स्मृतियों में बसा होता है और वो अमूमन बचपन का शहर होता है जहाँ आपने अपना बचपन बिताया हो, तो उस तरह की स्मृतियाँ शायद मेरे साथ नहीं है। दोस्त ना होना भी कुंठाओं का एक हिस्सा है। नहीं, दोस्त तो मेरे हमेशा खूब रहे। मैंने जो कहा कि दोस्त नहीं थे, इसका मतलब सिर्फ ये था कि कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा जिसे मैं कहूँ कि दर्जा 1 से मेरे साथ पढ़ा है ना? क्योंकि हर 2-3 साल बाद व्यवधान हो जाता था, एक शहर छूटता था, जिन दोस्तों के साथ खूब समय बीता रहता था, उनसे वादे होते थे कि चिट्ठियाँ लिखने की। उस समय टेलीफोन या मोबाइल तो होते नहीं थे, चिट्ठियाँ लिखी जाएंगी, आएंगे, मिलेंगे, लेकिन ये होता नहीं था। चिट्ठियों का सिलसिला 2-4-6 महीने चलता था, धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाता था। दोबारा उन शहरों में जाने का मौका तब मिला जब मैं खुद नौकरी में आ गया, तो खुद एक तबादले वाली नौकरी में था, तो तब तक वो दोस्त पता नहीं कहाँ मिला गए थे। तो ये एक जो एक आपका एक ख़ास तरह का ये स्मृतियों की दुनिया होती है, जो आपके बहुत अर्ली डेज से शुरू होती है। जब आपने चलना सीखा होता है, जब आपने प्राइमरी स्कूल में आपका दाखिला होता है, जब आप खेल कूद के मैदान में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बढ़ते हैं, तो वो उससे मैं वंचित हूँ। लेखन में रुचि सर आईपीएस में आने से पहले से ही थी या फिर बाद में पैदा हुई, और हुई तो कब पैदा हुई? एकदम से ये विचार आया कि लेखक बनना है या फिर ये प्रोग्रेसिवली हुआ? देखिए, आईपीएस में तो मैं आया जब मैं 25 साल का हो गया। साहित्य की दुनिया तो मेरी बहुत पहले शुरू हो गई थी। मेरी पहली कविता जब मैं दर्जा 10 में पढ़ता था, तो आज अखबार निकला करता था बनारस से, और वो एक ज़माने में बड़ा महत्वपूर्ण अखबार था। आप तो खैर उसका ज़िक्र लोग नहीं करते। और उसमें एक साप्ताहिक परिशिष्ट निकलता था, 8 पेज का अखबार होता था और 8 ही पेज का साप्ताहिक परिशिष्ट था जो इतवार को आता था। तो मेरी पहली कविता उसमें छपी। तो लिखना तो खैर चलिए तब भी बाद में हुआ, लेकिन पढ़ना तो उससे भी बहुत पहले शुरू हो गया। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मेरे पिता के तबादले कुछ ऐसे शहरों में हुए जहाँ अद्भुत लाइब्रेरियाँ थीं, जैसे बहराइच। अभी मुझे याद है, वहाँ महाराज सिंह पुस्तकालय हुआ करता था, अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन उस पुस्तकालय में शायद उस समय फिर 60 के दशक 70 के दशक में सारे पुस्तकालयों में ऐसा हो, मतलब वो अद्भुत खजाना था। दुनिया भर की क्लासिक्स वहाँ मौजूद थीं, तमाम दुनिया भर की भाषाओं की किताबें थीं। और मुझे, जिसे आप कहते हैं ना, एक चार्ट की तरह उसका एक वो पढ़ा, और मैं उन किताबों को चाट जाता था। और मेरे साथ मेरा भाई विकास जो है वो भी था, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, हालांकि वो मुझसे 1 साल छोटा था। तो हम दोनों खूब पढ़ते थे। और उसी ज़माने में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, इस तरह की पत्रिकाएँ आईं। तो अभी भी याद है कि जिस दिन धर्मयुग को आना होता था, हम स्कूल चले जाते थे, वहाँ से दौड़ते हुए दोनों आते थे कि कौन सबसे पहले धर्मयुग किसके हाथ में लगेगा। तो ये पढ़ने का तो बहुत शुरू से ही वो बना। आजमगढ़ में एक म्युनिसिपल लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो भी बड़ी अद्भुत और बहुत समृद्ध लाइब्रेरी थी। गर्मियों में अगर आजमगढ़ जाने का मौका मिलता था, तो इत्तेफाक से मेरे ताऊ जी जो थे वो चेयरमैन थे म्युनिसिपल बोर्ड के, वो लाइब्रेरी भी म्युनिसिपल कमेटी संचालित करती थी। तो वहाँ भी हमें खूब आज़ादी थी, हम जा कर के जितनी किताबें चाहते ले आते, पढ़ते, जमा करते। तो ये एक पढ़ने का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हुआ। लिखने का ज़रूर, मैंने आपसे कहा कि पहली कविता आज भी छपी। उसके बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में फिर तो नियमित लिखने लगा मैं। एक कहानी भी मेरी उस समय कल्पना में छपी, और भी बहुत सारी पत्रिकाओं में छपी। व्यंग्य लिखना शुरू किया मैंने, वो भी तमाम पत्रिकाओं में छपी। कविताएँ भी शुरू में लिखी मैंने, वो भी छपी। तो लिखना तो उसका आईपीएस में आने से कोई रिश्ता नहीं रहा। कविताएं और कहानियां लिखना क्यों छोड़ दिए सर? देखिए, कविताएँ तो लिखना इसलिए छोड़ा कि मेरे समझ में आ गया कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना। वो मैं इस मामले में अपने को लेके बड़ा निर्मम हूँ। मुझे जैसे ही समझ में आ जाता है कि नहीं, नहीं, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, तो मैं उससे अलग हट जाता हूँ। तो कविता के साथ तो ही हुआ। कविताएँ पढ़ता रहा, अच्छी कविताएँ आज भी पढ़ता हूँ, गुनगुनाता हूँ कविताएँ, और कविताओं में मेरी दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन खुद मैंने फिर कविताओं पर कभी प्रयास नहीं किया। अनुवाद ज़रूर किया। एक दौर में नाज़िम हिकमत की बहुत सारी कविताएँ मैंने अनुवाद की।
और भी बहुत सारे, महमूद दरवेश की बहुत सारी कविताएं अनुवाद थी, तो वो कविताएं छपी भी अलग अलग जगहों पर, लेकिन खुद कविताएं नहीं लिखी। कहानी के लिए जरूर एक, कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैंने क्यों छोड़ दिया, है ना। क्योंकि देखिए हिंदी में तो वेस्ट में तो ये परंपरा है, कुछ लोग आप पाएंगे वो सिर्फ उपन्यास लिखते है ना, कहानियां नहीं लिखते। लेकिन हमारे यहाँ तो आम आम क्या, ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि लगभग सभी के साथ है कि सब लोग जो फिक्शन में हैं वो कहानियां लिखते हैं, और 2-4 साल में, हर साल 10-5 कहानियां लिखते हैं, 2-4 साल में एक उपन्यास लिख देते हैं। कहानी लिखने से ये फायदा रहता है कि वो लगातार विजिबल रहते हैं, है ना। कहानियां हमेशा छपती रहती है तो उनका नाम चर्चा में रहता है, और फिर उपन्यास आ जाता है। और तो ये एक आम चलन है। मैं भी स्वाभाविक तो यही था कि मैं भी यही करता, लेकिन अब मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि अचानक मैंने फैसला किया और फिर छोड़ ही दिया। जो शुरू की कहानियां छपी उसमें एक कहानी तो जो कल्पना में छपी थी मैं खुद भूल गया था। अपने पुस्तकालय में जो मेरे गांव में, वहाँ जा करके कल्पना की फाइलें, ये भारत भारद्वाज का आपने नाम सुना हो, भारत भारद्वाज उलट पुलट रहे थे तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये तो आपकी ही कहानी है। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, जब मैं एमए में पढ़ता था तो मैंने ये कहानी भेजी थी। तो बहरहाल ये कमोवेश मैंने तय कर लिया कि मैं सिर्फ उपन्यास लिखूंगा। और दूसरे जो मेरी दिलचस्पी के क्षेत्र थे, जैसे सांप्रदायिकता मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र है, तो उसमें थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जारी रखूंगा। गद्य में और भी कई विधाएं हैं। व्यंग्य है, व्यंग्य में भी रविंद्र कालिया ने मुझसे कोर्ट मार्शल नाम से एक कॉलम शो कराया था नया ज्ञानोदय में, और वो 2 पत्रिकाओं के संपादक रहे, दोनों जगह उन्होंने मेरा कॉलम लिखवाया मुझसे। वो व्यंग्य के ही कॉलम थे, तो व्यंग्य भी मैं लिखता रहा। अब मैं गद्य में कुछ अखबारों में कॉलम राइटिंग करता हूँ, और एक अखबार में तो 8 साल से ज़्यादा हो गया नियमित कॉलम लिखता हूँ। बहरहाल कहानी वाला जो प्रश्न है उसका जवाब मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों मैंने तय किया और फिर कहानियाँ छोड़। सर, आप कह रहे हैं कि आप अपने प्रति काफी निर्मम रहे। क्या किसी भी कहानीकार का या किसी भी रचनाकार का इतना ऑब्जेक्टिव हो पाना आसान होता है? देखिए ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी सही है कि हम में से ज़्यादा लोग अपने प्रति बड़ा सम्मोहन होता है, मुग्ध होते हैं, आत्ममुग्धता जिसे कहते हैं ना। हम में ज़्यादातर लोग होते हैं, मैं भी होऊंगा, मैं क्यों कहूँ कि मैं नहीं हूँ। लेकिन कुछ मामलों में मैं निर्मम भी हूँ, रिश्तों में बड़ा निर्मम हूँ मैं। जैसे मेरे समझ में आ जाता है कि भाई ये रिश्ता चलेगा नहीं तो फिर मैं ख़त्म कर देता हूँ। मतलब एक कबीर की लाइन है कि लंबी मार कबीर के चित्त से दिया उतार, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को चित्त से उतार दिया। तो ये नहीं कि उनकी कोई गलती थी, हो सकता मेरी ही गलती हो, लेकिन मुझे लगा नहीं चल सकता ये रिश्ता है, ये संबंध नहीं चलेंगे तो खत्म हो गए। उसी तरह अपने लेखन को लेके भी बड़ा निर्मम हूँ मैं। मुझे अगर आप कहें कि तुम्हारी ये किताब बहुत ख़राब है या तुम्हारा ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि आदमी मूर्ख है, ये समझ नहीं पा रहा है, ये मेरा शत्रु है, जो आमतौर से हमारी प्रवृत्ति होती है। किसी लेखक से अगर आप ये कह दीजिए कि भाई आपकी रचना बड़े कमज़ोर है, तो वो तो जीवन भर के लिए आपसे रिश्ता तोड़ लेता है। लेकिन मैं हालांकि अपने बारे में कह रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस मामले में कभी रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि मैं ज़्यादा ध्यान से सोचता हूँ कि क्या चीज़ ऐसी थी जो मेरे लेखन में जिसे इस आदमी ने पसंद नहीं किया, और फिर कोशिश करता हूँ उसमें अगर कोई अपने को सुधार सकूँ, कुछ और बेहतर बना सकूँ तो कोशिश करता हूँ। तो इस मामले में मैंने जो आपसे कहा ना कि मैं अपने को लेके निर्मम। आपके समकालीन कोई और रचनाकार आपको दिखते हैं जो इतने निर्मम रहे हो अपने लेखन को लेके? अब दूसरों के बारे में क्या कहा जाए, बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोगों, कई लोगों ने भाई, बल्कि मैं तो क्या निर्मम, मैंने बहुत से लोगों के बारे में सुना पढ़ा कि सैकड़ों पेज लिख के फाड़ देते हैं, है ना। आप आखिर देखिए हेमिंग्वे का उपन्यास है द ओल्ड मैन इन द सी, पता चलता है कि वो तो 103 पे 104 पेज का उपन्यास है, लेकिन लिखा गया कई सौ पेजों में। तो एक लेखक के लिए इससे बड़ी तटस्थता या निर्ममता हो ही नहीं सकती अपने प्रति कि अपने लिखे को फाड़ दे, अपने लिखे को काट दे। क्योंकि अपना अपना लिखा हुआ सबको मोहित करता है, सबको लगता है कि उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ लिखी। तो ये हिंदी में भी ऐसे लोग हैं, नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि जो सचमुच बहुत तटस्थता के साथ, निर्ममता के साथ अपने लेखन
का विश्लेषण करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, अपना लिखा वो रिजेक्ट करते हैं, वो एक बड़ी चीज़ है। सर लेखन पे ही आते हैं। पहला उपन्यास आपका घर, घर की पृष्ठभूमि कहाँ से मिली और क्या उसके लिए प्रेरणा रही, और क्या ये रियल इंसिडेंट पे या रियल लाइफ पे बेस्ड है किसी की? देखिए, आगरे में मेरे पिता पोस्टेड थे और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छुट्टियों में आगरा आता था और 2-3 महीने जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी बिताता था। एक परिवार था जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहता था और किसी इत्तेफ़ाक की वजह से वो एक पारिवारिक संबंध हो गए थे। उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ आते थे, हम लोग उनके यहाँ जाते थे और एक वो था। वहाँ मैंने इन चरित्रों को देखा और ये कई बार बहुत, तो जैसे आप कह सकते हैं कि तकलीफ़देह अनुभव होता था उन चरित्रों को देख कर के। लेकिन ये कहना कि ये हूबहू उन्हीं की कहानी है, ये थोड़ा ज़्यादती इसलिए होगी कि कहानी जब आप लिखते हैं, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, फ़िक्शन का मतलब ही क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कल्पना से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कहन से जुड़ी होती है ना, आप किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं। तो पूरी तरह से सही भी नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि वो सारे पात्र एक तरह से जीवित हाड़ मांस के पुतले थे, जिनको थोड़ा बहुत मैंने गढ़ा, जिनमें थोड़ा बहुत रंग भरा और थोड़ी बहुत मेरी रचनाशीलता ने उनको कुछ भिन्न किया, लेकिन काफ़ी हद तक वो सही सच थे। किसी की पर्सनल लाइफ को इतना निर्मम तरीके से लिख देना, क्या उनकी पर्सनल लाइफ को नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं करता है? एक तो देखिए, पर्सनल लाइफ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि दुधनाथ सिंह ने कहानी नमो अंधकारम लिखी और वो इलाहाबाद के एक बड़े लेखक के बारे में, इलाहाबाद की एक प्रोफेसर जो हिंदी यूनिवर्सिटी में थी, अरे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थी, उनके बारे में। हाँ। और कई जीवित पात्र हैं जिनके बारे में था और उन्होंने उसे इतना ज़्यादा ऑब्वियस कर दिया कि लोगों ने इलाहाबाद में पहचानना शुरू कर दिया कि ये कौन सा चरित्र है और वो पूरी तरह से निगेटिविटी से भरा उपन्यास था। मतलब उसमें केवल उनको उनका जो अंधकार वाला पक्ष था, वही दिख रहा था। तो वो तो एक एक्सट्रीम है, मैं समझता हूँ कि उससे शायद बचना चाहिए। हमारे ज़माने के और भी एक बड़े कथाकार हैं, जो जिन्होंने अपने आसपास के चरित्र उठाए और सिर्फ़ उनका जो नकारात्मक चरित्र का पहलू था, उसी को उजागर किया। और ज़ाहिर है कि वो बड़े भाई लेखक बड़े हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी कूट-कूट के भरी है। तो उन चरित्रों को उन्होंने इस तरह से पेश किया और शायद उसे छिपाया भी नहीं कि सब उनके आसपास के लोग पहचानने लगे कि यही चरित्र है। तो वहाँ तो शायद इसमें कुछ आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें दम है। लेकिन मैंने इसका हमेशा प्रयास किया, मैंने कोशिश की। एक तो देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कहीं निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दो ही चीज़ें नहीं होती, इनके बीच में ग्रे एरिया नहीं होता है ना। एक संस्कृत की कहावत है कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। तो अब ये आपके लेखक के लिए चुनौती है कि आप केवल उसके दोष दिखाई दे रहे हैं आपको, या जिन्हें आप नेगेटिव कह रहे हैं, निगेटिविटी जिन्हें कह रहे हैं, सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं, या उसके चरित्र के कुछ उजले पक्ष भी हैं, कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो उसे मनुष्य बना रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। तो आप कैसे उन्हें साधते हैं? बहरहाल मैंने तो पूरी कोशिश की और मैं खुद चूंकि इसमें विश्वास करता हूँ, मैं कभी किसी व्यक्ति को ब्लैक और वाइट में नहीं तौलता। मेरा बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, तब भी मुझे अगर आप उसके पॉजिटिव पक्ष बताने को कहें, तो मुझे लगता है कि आप खुश होंगे जान के कि मैं बहुत सारे पॉजिटिव पक्ष गिना सकता हूँ। तो लेखन में भी मैंने इसका ख्याल रखा। घर में एक किरदार है सर, जो घर का छोटा लड़का है, पनियाई आंखों वाला लड़का। उसका जो किरदार, जिस तरीके से वो किरदार गढ़ा गया है और उसकी जो यौन कुंठाएं हैं, फिर मैं बचपन पे आऊँगा। क्या वैसी ही यौन कुंठाएं आपके बचपन से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, या फिर आपके आसपास के जो दोस्त रहे, कहाँ से वो प्रेरणा मिली? देखिए, जिस समाज में हम लोग थे, और ये 60 के दशक का समाज है, 50 और 60 के दशक का समाज, उसमें एक खास तरह की यौन कुंठाएं लगभग हर बच्चे में थी, है ना? क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं थी, लड़कियां अपने आप में एक टैबू की तरह थी लड़कों के लिए। तो जिसे आप कह सकते हैं कि, बल्कि आप उस समय की भाषा याद करिए, उस समय के हंसी मजाक याद करिए, क्योंकि लड़कों की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो यही सारी बातें होती थी। होमोसेक्सुअलिटी जैसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती थी। अब निश्चित रूप से उससे बहुत आगे बदल गए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी थी। जी हाँ।
ये चरित्र जो पप्पू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो जाहिर है कि मैं खुद को भी उसमें कई बार पाता हूँ। लैंग्वेज इज ए वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट्स, यह आपने कहा एक इंटरव्यू में सर। और ये आपने शहर में कर्फ्यू की भूमिका में भी लिखा कि जब मैं लिख रहा था तो शब्दों की कमी मुझे महसूस हुई, शब्दों की कमी खाली। तो सर शब्दों का सब्स्टिट्यूट आपके नज़र में दूसरा और क्या हो सकता है? जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? देखिए, व्यक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं, क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें भाषा तो है ही है। आप कहानी, कविता, उपन्यास लिखेंगे तो भाषा ही आपका औजार है। पेंटिंग है। मुझे याद है कि फिराक गोरखपुरी ने, एक बार हम लोग छात्र थे, उनके यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक अद्भुत सुनाया। उन्होंने एक पेंटिंग का जिक्र किया जिसमें महाभारत का जिक्र है, और उसमें किसी भी पात्र का धड़ से ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है ना। और दृश्य वो है कि महाभारत खत्म हो गया है, लाशें पड़ी हुई हैं, गांधारी और कुंती जैसे चरित्र जो हैं वो अपने बच्चों की लाशें तलाश में आए हैं वहाँ पे। और सिर्फ उनके उस पेंटिंग का, मैं चूँकि पेंटर का नाम भूल रहा हूँ, फिराक साहब के बताने का तरीका भी बड़ा अद्भुत होता था। उनकी आंखें एकदम बाहर उबल के निकल आती थी, इस तरह का जब वो बताते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस डाक बंगले में पेंटिंग लगी हुई थी, उसके बेडरूम में जहाँ ये लगी थी वहाँ एक अंग्रेज सोया था। वो रात में उठ के भाग गया। उसने कहा मुझे डर लग रही है। मतलब आप सोचिए कि वो किस तरह से एक जिसे बहुत बड़ा युद्ध स्थल की आप कल्पना कीजिए, जिसमें लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें माएँ अपने पुत्रों को तलाश रही हैं, चेहरे छत छत हैं, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, और उन माओं का चेहरा नहीं दिख रहा। सिर्फ उनके कदमों के मूवमेंट से वो दहशत पैदा हो रही। तो ये पेंटिंग का आप संगीत में जाइए, संगीत में भी तरह तरह से आप मतलब सारे रस जो हैं आपके, जिसमें क्रोध भी है, जिसमें गड़ा भी है, जिसमें प्रेम भी है ना, जिसमें साहचर्य की कामना भी है, और जिसमें विरक्ति भी, सब आपको मिल जाता है। तो उसी तरह जो हमारा क्षेत्र है यानी लेखकों का, उसमें हमारे औजार शब्द हैं, भाषा है, उसमें मैंने कई बार पाया कि वो मुश्किल हो जाता है। आप जो देखते, खास तौर से अगर आप अपना देखा हुआ वर्णन कर रहे हैं, मैंने 2 जगह ये महसूस किया। एक तो शहर में कर्फ्यू है जिसका आपने जिक्र किया, उसी की भूमिका में मैंने लिखा भी है कि मैं इलाहाबाद में एसपी सिटी था, दंगे चल रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। मेरे दफ्तर के ठीक पीछे एक गली थी, और उसमें रविंद्र कालिया रहते थे। और रविंद्र कालिया के यहाँ वो इलाहाबाद का वो अद्भुत समय भी था, 80 का दशक। हिंदी के साहित्यिक संसार का कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं था जो इलाहाबाद से जुड़ा ना रहा हो। रविंद्र कालिया के यहाँ जब कर्फ्यू हटता था तो शहर के लेखक इकट्ठे होते थे। मैं कर्फ्यू में कई कई दिन घर नहीं जा पाता था, तो नहाने धोने सबका वो दफ्तर में ही इंतज़ाम करता था। रिलैक्स होने के लिए मैं कालिया जी के घर चला जाता था। वहाँ मार्कंडे, दूधनाथ, शेखर जोशी, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, मतलब सारे बड़े नाम, सत्यप्रकाश मिश्र, ये लोग बैठे होते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग शाम को, क्योंकि रविंद्र कालिया का घर भी इत्तेफाक से ऐसी जगह था जो एक तरह से हिंदू और मुस्लिम आबादियों का एक मिलन स्थल था। एक तरफ मुस्लिम आबादी, उनका जहाँ ख़त्म होता था घर, वहाँ से मुस्लिम आबादी शुरू होती थी, और वो सब कर्फ्यू ग्रस्त इलाके थे। वहाँ जा करके मैं अपने दिन भर के अनुभव सुनाता था, तो सब लोग को बड़े ध्यान से सुनते थे। वो सब लेखक थे, लेकिन किसी को वो अनुभव नहीं हासिल होते थे जो एक पुलिस अधिकारी को हासिल हो सकते थे। मैं खुद देखता था और आके सुनाता था, तो सब मुझे प्रोत्साहित करते थे। मैं तब नया था, एक उपन्यास हालांकि मेरा तब तक आ गया था, लेकिन साहित्य की दुनिया में एक, जिसे आप कह सकते हैं कि नया नया मेरा प्रवेश हुआ था। तो सभी मुझे इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि मुझे लिखना चाहिए इस पर। और मैं हमेशा कहता था कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। लिखूंगा तो ज़रूर, ये तो मैंने फैसला किया था, लेकिन मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अनुभव इतने विराट थे और इतने इंटेंस थे कि ये बड़ा मुश्किल लगता था मुझे। और सचमुच जब मैंने लिखना शुरू किया और ख़त्म किया, तो मुझे अब ये हमेशा कचोट बनी रही कि जो कुछ मैंने देखा था या जो कुछ उस समय महसूस कर रहा था, वो लिख नहीं पाया। तो उसी समय मुझे अंग्रेज़ी की कहावत याद आई कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी साहित्य से एमए कर रहा था,
तो मेरे गुरु थे उस समय, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रकाश चंद्र गुप्त। वो हिंदी आलोचना के एक बड़े नाम थे, प्रगतिशील आंदोलन की एक तरह से बड़ी शख्सियत थे। तो उनके मुंह से ये शब्द मैंने सुना था। भाषा की इसी सीमा का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने हाशमपुरा पर काम करना शुरू किया। देखिए, हाशमपुरा मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। आप कल्पना करें कि 9:30-10 बजे की रात, सरकंडे और झाड़ियों से भरा हुआ इलाका, बगल में बह रही एक नहर और उसमें पड़ी हुई बेतरतीब लाशें। उन लाशों के बीच खड़े होकर के किसी जीवित व्यक्ति को तलाशना, ये आप इस वर्णन से अनुभव कर सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। और उसी समय मैंने ये फैसला किया कि ये जो कुछ हुआ है मेरे सामने या जो मैं देख रहा हूँ, इसे बाद में मैं लिखूँगा। एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से मेरा दिमाग उन लाशों और उन हत्यारों की तरफ था जिनकी वजह से वो वहाँ आई, और एक लेखक की हैसियत से मेरे दिमाग का एक दूसरा हिस्सा सक्रिय था कि आगे जा कर के मैं इन पर लिखूँगा। और जब मैंने लिखना शुरू किया तब मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल था उस क्षण को एक बार फिर से क्रिएट करना। और जब हाशमपुरा पर मेरी पूरी किताब ख़त्म हुई, हालांकि छोटी किताब है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, और लेकिन इसे लिखने में कई साल लग गए। ये अनुभव तो मुश्किल थे ही, उन लोगों को तलाशना जो इसके पात्र थे, उनसे बातचीत करना, उन दस्तावेजों को खंगालना जिन्हें सरकारी विभागों ने बड़ी तरतीब से और बड़े जतन से छुपा के रखा था, उन सबको निकालना, उनको पढ़ना, उन पे लिखना, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल, जैसे मैंने आपसे कहा, कि लिखते समय मुझे अपनी भाषिक अक्षमता का एहसास हुआ कि शब्दों में मैं उस अनुभव को फिर से जी नहीं पा रहा था। एक ऐसा जैसे आप कह सकते हैं कि विराट, या एक दुख की जो पराकाष्ठा आप कह सकते हैं, और दुख के साथ साथ अपनी असहायता की पराकाष्ठा, कि तंत्र इतना निर्मम हो और उस तंत्र के एक भाग रहते हुए आप कुछ ना कर पाने का एहसास आपके मन में हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं उसको फिर शब्दों में उतारना। मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि वो बहुत मुश्किल था। लिखने के बाद मुझे ये एहसास होता रहा कि मैं उस तरह नहीं लिख पाया जिस तरह मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था, या उस क्षण जो सोच रहा था। शहर में कर्फ्यू में जो वर्णन है एक इंसिडेंट का, जिसमें अगर मैं पूरे उपन्यास को ही 4 पंक्तियों को सम अप करूं, तो भाई, किसी की सबे वसल सोते कटे हैं, किसी की सबे हिज रोते कटे हैं, ये कैसी सब है या इलाही, जो न सोते कटे हैं न रोते कटे हैं। ये उस इंसिडेंट के टाइम पे लिखा गया है जब उस लड़की की डेथ होती है उसी कमरे में। एंड आपने बताया कि आप उसको उस तरीके से लिख नहीं पाए क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस लड़की को जिस कमरे में वो रह रहे थे उसी कमरे में दफना दिया गया था। वो पूरा क्या इंसिडेंट था? देखिए, जब कर्फ्यू लगता है तो हम सबको पता है कि जो समाज का पोरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन होता है, जो सबसे गरीब जो तबका होता है, वो सबसे शिद्दत से वही उस मार को झेलता है कर्फ्यू की। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। बहुत से लोग, जैसे जिस परिवार का मैंने जिक्र किया, और इस तरह के लाखों परिवार इलाहाबाद में होंगे जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो एक कमरे में 10 बाई 12 की एक कोठरी होगी, उसमें पूरा परिवार रहने के लिए अपशब्द है, जिसके पास कोई अपना डेडिकेटेड पखाना नहीं है। अब तो शायद नल घरों में आ गए हैं, लेकिन उस ज़माने में सार्वजनिक नलों से लोग, अभी भी बम्बई में ही आप पढ़ते होंगे, तमाम चाल ऐसी हैं जहाँ सार्वजनिक नलों से जा कर के लोग घंटों इंतज़ार करने के बाद पानी ला पाते हैं। तो ऐसे एक घर में जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई, एक बच्ची की मृत्यु हो गई इसलिए कि उसको समय से इलाज नहीं मिल पाया, तो उस परिवार के लिए कितना भारी रहा होगा वो रात बिताना, जिसमें वो लाश पड़ी हुई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं सुबह का जब वो उसे ले जाए और दफना सके। आपने जैसे कहा कि इसमें हकीकत तो इससे भी ज़्यादा भयानक थी। मैं इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग समझेंगे गाती नाटकी है वो है। बाद में मुझे पता चला कि जिस मृत्यु का मैं चित्रण कर रहा था, जिस मृत्यु का विवरण दे रहा था, उसमें तो वो परिवार अभिशप्त था, बाहर निकलने के लिए उसे पास नहीं मिल पा रहा था। वो जब बाहर निकल के कोशिश कर रहा था
उसे जलालत महसूस हो रही थी। ये इसलिए भी और उसको जलालत झेलनी पड़ रही थी क्योंकि वो मुसलमान था। मतलब इसे कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि इस देश में अल्पसंख्यकों में मुसलमान होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, खासतौर से विभाजन के बाद। तो उसने फिर ये फैसला किया कि उसी कमरे में एक छोटी सी कब्र खोद करके और उस बच्ची को गाड़ दिया गया। बाद में जब पुराने दिन लौटे, कर्फ्यू हटा, तब वो ले जा करके उसका जो कंकाल रहा होगा उसे कहीं दफना पाए। तो ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा कि मतलब कुछ ऐसा इतना तकलीफ दे होगा कि एक लेखक के तौर पर और ख़ास तौर से पाठकों को जिनके लिए मैं लिख रहा हूँ, उनके लिए इस स्थिति ये पढ़ना और इसे महसूस करना शायद ज़्यादा मुश्किल होता। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बदलाव उस कहानी में किया। हाशिमपुरा में भी सर मुसलमान ही पुलिस ब्रूटैलिटी के शिकार हुए। पूरा क्या वाकया था और मारने के पीछे का कारण आपको क्या समझ आया? देखिए, ये एक लंबी बातचीत इस पे हो सकती है। जाहिर है कि यहाँ समय उतनी इजाज़त नहीं देगा। ये भारत में जो हिंदू मुस्लिम रिश्ते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। ये पिछले 1300 सालों में ये रिश्ते डेवलप हुए, 1300 सालों में विकसित हुए। 711 में, 710-11 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है और पहली बार हमारा साक्षात्कार एक पॉलिटिकल इस्लाम से पड़ता है। एक ऐसे इस्लाम से जो सत्ता और सत्ता पे काबिज होना चाहता है, शासक होकर रहना चाहता है। इसके पहले इस्लाम से हमारा साबका पड़ चुका था। केरल में व्यापारियों की हैसियत से मुसलमान आए थे, अरब आए थे और वो वहाँ बसे भी। उन्हें मोपला का कहा जाता है। मोपला मलयालम में मोपला का अर्थ होता है दामाद। वो आए, वहाँ रहते थे, उन्होंने शादियाँ की, वो आराम से। बल्कि ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के जीवन में जो मस्जिद अरब से बाहर बनी वो केरल में थी। बहरहाल, लेकिन जब ये पॉलिटिकल इस्लाम से हमारा रिश्ता कायम होता है तो एक ख़ास तरह का संग साथ विकसित होता है। मतलब ये 1200-1300 साल तक हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे इस देश में। उन्होंने मिलजुल करके बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई। संगीत है, साहित्य है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, मतलब हर चीज़ में। यहाँ तक कि हमारा जो पाक शास्त्र है, आप अपने किचन में घुस जाइए, अपने रसोई घर में घुसिए, तो आपको बहुत सारे पकवान और बहुत सारे औजार बनाने के आप उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते अगर मुसलमान ना आए होते हमारे देश में। और इस्लाम भी जाहिर है कि जैसा अरब में था, भारत में आके वो भी बदला। उसका भी चरित्र थोड़ा ज़्यादा समावेशी, ज़्यादा उदार हुआ। तो बहरहाल ये दोनों साथ साथ रहते रहे, लेकिन इन दोनों ने साथ साथ रह करके सिर्फ यही नहीं था कि बहुत बड़ी चीज़ें रची, बल्कि ये दोनों लड़ते भी रहे। ये कई बार हम बड़े आराम से कह देते हैं कि साहब गंगो जमुनी तहजीब विकसित हो रही थी और राजा लड़ते थे, गांव में जो प्रजा थी वो तो एक दूसरे से बड़े हिल मिल के रहती थी, दोस्ती के साथ रहती थी। तो ये भी सही नहीं है। दोनों के बीच एक खास तरह का प्रेम और घृणा का संबंध था। हमारी भाषा में अव्यक्त होता है। देखिए, हमने मुसलमानों के लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया। हम म्लेच्छ वैसे तो वैदिक संस्कृत का शब्द है। जो म्लेच्छ का मतलब होता था, वो लोग जो संस्कृत का जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, अच्छा उच्चारण नहीं करते, तो उन्हें म्लेच्छ कहते, यानी अनार्य। और वो म्लेच्छ फिर बाद में जाके उसका अर्थ बदला, उसका मतलब गंदा, जो खराब, मतलब अखाद्य चीज़ों को खाने वाला, इस तरह की चीज़ों के साथ हमने म्लेच्छ जोड़ा और मुसलमानों के लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया। उसी तरह मुसलमानों ने हमारे लिए क्या किया। आप देखिए, हिंदू शब्द हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अरबी में, तुर्की में और बाद में उर्दू के शब्दकोशों में भी हिंदू शब्द का अर्थ था चोर, उचक्का, रहजन, स्याफाम यानी काले रंग का, छोटे कद का, ये हिंदू शब्द का अर्थ था। तो दोनों की भाषा में इस तरह के प्रयोग होते रहे और दोनों एक दूसरे से मतलब वो प्रेम और घृणा का संबंध रखते रहे। मतलब ऐसा संग साथ आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा हो, ऐसा पड़ोस जहाँ लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं बैठ के खा सकते थे या एक दूसरे के परिवारों में शादियाँ नहीं कर सकते थे। तो ये खास तरह का रिश्ता था, ये चलता रहा। इसकी एक परिणति हुई 1947 में। आप देखें, इस देश का विभाजन हुआ। ये कहा गया कि साहब हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन हैं, दो अलग कौमें हैं, ये साथ नहीं रह सकते।
ये गलत साबित हुआ, क्योंकि हमारे जो राजनेता थे, भारत में गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, मतलब जो हमारा नेतृत्व था, राष्ट्रीय नेतृत्व, उसने इसे नकार दिया। उसने कहा नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन नहीं है, साथ रह सकते हैं। और हमने एक संविधान बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको बराबर का हक दिया इस देश पर। हिंदू मुसलमान दोनों एक ही जैसे नागरिक माने गए। और ये शुरुआती सालों में आप पाएंगे कि कोशिशें भी बड़ी गंभीर हुई कि ये रिश्ते बेहतर हों और ये जो मतभेद है और जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। हम लगातार, खासतौर से 1961 में जबलपुर में पहला दंगा हुआ, सांप्रदायिक दंगा आज़ादी के बाद। 1961 के बाद आप लगातार पाएंगे कि दंगों की एक श्रृंखला चलती है और बड़े बड़े दंगे जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई हों, सैकड़ों लोग मारे गए हों, इस देश में देखा। ये जो, और इसमें भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जिस सरकारी मशीनरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो दंगों की रोकथाम करे और दंगों से पहली मुठभेड़ जिसकी हो, वो पुलिस थी। पुलिस भी बदकिस्मती से, और वो 1961 से हो रहा है, ये जबलपुर के दंगों से हो रहा है कि पुलिस ज़्यादातर दंगों में, बहुत अपवाद आपको कम अपवाद मिलेंगे, ज़्यादातर दंगों में उसका रोल पार्टीजन था, पक्षपातपूर्ण था। वो बजाय एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के, वो एक हिंदू पुलिस की तरह काम करती रही। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है कि ये दंगे मुसलमान शुरू करते हैं, वही आक्रामक हैं, और इन दंगों को रोकने का एक ही तरीका है कि मुसलमानों के साथ सख्ती की जाए। और उसी सख्ती का नतीजा आप पाते हैं, हाशिमपुरा जैसी चीज़ें होती। हाशिमपुरा में जिस पीएसी की टुकड़ी ने 41 मुसलमानों को अपने घरों से उठाया, उन्हें ला करके गाज़ियाबाद के 2 इलाकों में 2 नहरों पर ला के उन्हें मारा। उनमें से कई लोगों से मैंने जब ये मैं किताब लिख रहा था, तो मेरी ये जानने की सबसे बड़ी उत्सुकता थी कि भाई आप कैसे किसी को मार सकते हैं जिससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं, जिसे आपने इसके पहले कभी देखा नहीं, जिसे आप पहचानते नहीं, अचानक आप उसे लाएं और उसके सीने पर राइफल रख करके आप घोड़ा दाग दें, ऐसा कैसे कर सकते? मुझे बड़ी, कई बार तो मैं अंदर से काँप हिल जाता था जब उन लोगों से मेरी बात होती थी, खासतौर से सुरेंद्रपाल सिंह जो इस टुकड़ी का कमांडर था, प्लेटून कमांडर था, उससे जब बात होती थी मेरी, तो मुझे तब एहसास होता था कितने गहरे ये प्रेजुडिस हमारे दिलों में भरी हुई है कि मुसलमान जो है वो गंदा है, म्लेच्छ है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, वो जिम्मेदार है किसी भी तरह की हिंसा अगर हमारे समाज में हो रही है। और इस हिंसा से मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद करके थर्रा जाएं। और यही उन्होंने किया। आप देखिए जो 41 लोग मारे गए, उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था, किन कारणों से वो चुने गए? वो सभी नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे, अपनी कम्युनिटी की ताकत थे। तो उस कम्युनिटी को सबक सिखाने के लिए और उसकी ताकत तोड़ने के लिए इससे बढ़िया क्या तरीका था कि आप उन्हें मार दीजिए और कम्युनिटी उससे थर्रा जाए और भविष्य में दंगे ना करे। ये सोच गलत है। और मैंने तो सुरेंद्रपाल सिंह से कई बार कहा कि भाई तुम पुलिस वाले थे, जब ये दंगे शुरू हुए थे मेरठ के, तो तुम किसी भी थाने में जाके पता लगा सकते थे कितने हिंदू मर रहे हैं, कितने मुसलमान मर रहे हैं, और कैसे दंगा हो रहा है, कौन इसमें शुरुआत, कौन इनिशिएटिव ले रहा है। तुम्हें खुद ही पता चल जाता है कि चीज़ें वही नहीं थी जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई थी, है ना। दोनों तरफ के लोग मरे थे, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, लेकिन मुसलमान ज़्यादा मरे थे शुरू से ही। तो ये कैसे तुमने मान लिया कि भाई मुसलमान हमला कर रहा है? अगर मुसलमान हमला करता तो ज़्यादा हिंदू मरते। बहरहाल ये फिर एक लंबी बहस में हम पड़ जाएंगे। मेरा ये जो हाशिमपुरा आपने सवाल पूछा, उसका एक ही जवाब है कि हाशिमपुरा जैसी घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम बावजूद इसके कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता है, लेकिन राज्य अभी तक हमारा पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पाया। राज्य की एजेंसियां, खासतौर से जो हमारी शिक्षा है, हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियां हैं, पुलिस और सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी अदालतें, इन सब के मन में कहीं ना कहीं ये प्रेजुडिसेस अभी भरी हुई हैं। और ये एक लंबी प्रक्रिया, मुझे लगता है एक लंबे दौर तक और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम इससे मुक्त भी हो पाएंगे। सर, आपने कहा कि पुलिस का व्यवहार कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग होता है।
और आप कह रहे हो कि पुलिस भी एक हिंदू पुलिस की तरह काम करती है और उनका प्रेजुडिस होता है पहले से ही। लेकिन आपका झुकाव भी वामपंथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा रहा। तो रिसर्च करते टाइम या लिखते टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक कम्युनिटी की तरफ बायस्ड हो गए हो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं पहले आपने साहित्य को लेके जो सवाल पूछा था, उसी से ये भी जुड़ा है कि मैं पुलिस में तो बाद में आया। मैं अपने छात्र जीवन से ही इस रिश्ते को समझने की कोशिश करता रहा जो हिंदू मुस्लिम रिश्ते इस देश में विकसित हुए थे, और मैं पढ़ता लिखता था लगातार। जहाँ पे मुझे कोई सामग्री मिलती थी उसे पढ़ करके और अपनी तरह समझने की कोशिश करता था। खासतौर से इस देश का विभाजन मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी थी कि भाई हम साथ साथ रहते हुए कैसे ऐसा हो गया कि लगभग असंभव हो गया कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। ये सब पढ़ता लिखता था। बाद में मैं पुलिस में आ गया तो मैं राज्य का एक हिस्सा बन गया, बल्कि राज्य का जो सबसे कोर्सिव अंग है, जो सबसे, जिसे आप कह सकते हैं कि जो दिखता है सड़कों पर, विजिबल जो है, उसका भाग बन गया मैं। तो यहाँ आके मुझे फिर ये समझने में आसानी हुई कि हमारे राज्य का और हमारे अल्पसंख्यकों के बीच के किस तरह के रिश्ते हैं। वहाँ देख करके मुझे ये जो पढ़ने लिखने से जो मेरी समझ बनी थी कि राज्य अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करता है, वो वहाँ आकर के मुझे उसके फैक्चुअल वो भी मिले। हालांकि देखिए, फिर मैं स्पष्ट कर दूँ, ये सिर्फ भारतीय राज्य की दिक्कत नहीं है। बहुसंख्या हमेशा एरोगेंट होती है। बहुसंख्यक जो है वो हर जगह, हम सिर्फ साउथ एशिया को देख लें ना, साउथ एशिया में हर जगह अल्पसंख्यकों के साथ लगभग उसी तरह के का वो ट्रीटमेंट होता है जैसे भारत में हो रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो हिंदुओं के खिलाफ हो सकता है, भूटान में वो नेपालियों के खिलाफ हो सकता है, श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ हो सकता है। तो बहुसंख्यक जो होता है ना, उसके मन में कई तरह की गलतफहमियां होती हैं। जैसे देश उसका है, इस देश के अलावा उसका तो कहीं कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास, वही देशभक्त है। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों को वो मुख्य धारा में लाए। मुख्य धारा भी अपने आप में एक बड़ी मजेदार जिसे निर्मित आप कह सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे आकर के जब मैं राज्य का हिस्सा बना तो फिर मुझे अपने जैसे शहर में कर्फ्यू, आशिमपुरा तो सिर्फ इसीलिए लिख पाया मैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से थ्योरेटिकल स्तर पे चलती थी। जब मैं राज्य का अंग बना तो फिर मुझे देखने का मौका मिल गया कि राज्य किस तरह से प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेट करता है अल्पसंख्यकों को। तो ये है, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं ना कि मुश्किल किस्म की, जटिल किस्म की स्थिति है, जिसे समझने के लिए थोड़ा आपको अपने को भी जैसे आप हिंदू हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए हिंदू होना बंद करना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं तो आपको मुसलमान होना बंद करना पड़ेगा, तभी आप तटस्थ होकर सोच पाएंगे। मुझे ये खुशी है कि मैं किसी भी सांप्रदायिक स्थिति में कभी हिंदू नहीं हुआ। बहुत सारे मौके आए जिसमें मुझे एक जिसे कहते हैं निर्णायक भूमिका थी मेरी। मैं किसी जिले का कप्तान था या कहीं ऐसे स्थिति में, ऐसे पोजीशन बैठा था जहाँ मैं निर्णायक हस्तक्षेप कर सकता था। तो मुझे ये सोच करके जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमेशा खुशी होती है कि कभी मैंने हिंदू की तरह आचरण नहीं किया। मैं बल्कि कहता भी था कि भाई, जब भी जैसे ही आपने खाकी कपड़ा पहन लिया तो आपको फिर यू सीज टू बी हिंदू और मुस्लिम, है ना, तब आप ना हिंदू रह जाते हैं ना मुसलमान रह जाते हैं। और हमारा सौभाग्य ये है ना कि हमको ऐसा संविधान मिला। ये संविधान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। जिस तरह के अधिकार देता है, ये हमें इसके पहले कभी मिले नहीं थे। हमारे यहाँ तरह तरह धार्मिक पुस्तकें हैं, हर धर्म की। किसी धार्मिक पुस्तक में औरतों को, बच्चों को, मजदूरों को, गरीबों को, यहाँ तक कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को, मतलब इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए जिस तरह के हमारे संविधान ने दिए हैं। तो हमें एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का अगर हम हिस्सा है, हम भारतीय संविधान की शपथ ले करके अपनी नौकरियां शुरू करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान में ना रहें और एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंट की तरह काम करें। सर, पुलिस में रहते हुए ही आपने पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ इतना लिखा और एक तरीके से एंटी एस्टेब्लिशमेंट आपका स्टैंड रहा हमेशा, तो उसमें लीगल अड़चने नहीं आई? क्योंकि आप एक जिस प्रोफेशन में हो वहाँ पे शायद लिखने को लेकर या उसकी जो रॉयल्टीज होती है उनको लेकर भी, और जिस तरीके का आपका लेखन रहा है उसको लेकर तमाम तरीके की दिक्कतें तो आ सकती थी। बिल्कुल आई, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैंने अच्छे दिनों में नौकरियां की।
उस जमाने में अच्छे दिन तो अब आए हैं। हाँ, अच्छे दिन अब आए हैं लेकिन अब कैसे कितने अच्छे दिन है ये इसमें बिना टिप्पणी किए ही आपकी हंसी ये बता रही है कि कितने अच्छे दिन हैं। लेकिन उस समय कम से कम ये होता था, देखिए ये ज़्यादातर सांप्रदायिक दंगे जिनके बारे में मैंने बात की है और मैं एक स्टूडेंट की तरह जिनका अध्ययन करता रहा, वो ज़्यादा कांग्रेस के ज़माने में हुए, है ना। वो कांग्रेस का भी चरित्र बड़ा अद्भुत एक स्टडी का विषय हो सकता है ना। आखिर ये संविधान हमें कांग्रेस के नेताओं ने दिया, उस समय की लीडरशिप ने दिया। लेकिन जो बाद की, अच्छा उस समय लीडरशिप में भी कंट्रडिक्शंस थे। दिल्ली में बैठे हुए नेता जो सोचते थे, जरूरी नहीं कि लखनऊ और पटना में और मद्रास में बैठे नेता उसी तरह सोचते, तो उसके भी कंट्रडिक्शंस हमें दिखाई देते। तो शिक्षा स्टेट का विषय थी, तो शिक्षा में ही आप देखिए किस तरह की टेक्स्ट बुक्स हमने तैयार की थी। उन टेक्स्ट बुक्स के जरिए हम एक अच्छा मनुष्य नहीं बना पा रहे थे, और ये सांप्रदायिकता हमारे अंदर भरी हुई बनी रही। तो ये सारी चीज़, लेकिन तब भी उन दिनों में एक अच्छी बात ये थी कि आप ये सब लिख के निकल सकते थे। एक तो सबसे बड़ी बात थी जो मैंने अब पहले भी कही है कि जो हमारे वो लोग जो मुझे सजा दे सकते थे, उनका पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं था। मेरे सीनियर अधिकारी जो थे पुलिस के या पॉलिटिकल लीडरशिप, वो बहुत पढ़ती उड़ती नहीं थी, उन्हें पता नहीं चलता था। आज जब मैं शहर में कर्फ्यू लिखा मैंने, तब तो मैं अभी जूनियर एसपी था। मैं लिख करके किसी ने कभी मुझसे उसके बारे में सवाल नहीं किया, और ना मैंने किसी से इजाज़त ली। एक जो सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स में एक प्रोविज़न है कि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ लिखें, मतलब कई कैटेगरीज हैं उनमें आपको इजाज़त लेनी है, लेकिन उसी में ये भी छूट है कि आप अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक पीस लिख रहे हैं, कोई इस तरह का, तो आप बिना इजाज़त के उसे छपवा सकते हैं। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैंने कभी कोई इजाज़त मांगी ही नहीं। जब मुझे फेलोशिप मिली नेशनल पुलिस एकेडमी से, सांप्रदायिक दंगों में जो पुलिस की भूमिका है उस पर काम करने की, मैं वही पूछ रहा सर कि हाशिमपुरा और कम्बेटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएटिव काम नहीं था, तो उससे कैसे बचे? उसमें प्रॉब्लम आई। जैसे मुझे फेलोशिप दिया नेशनल पुलिस एकेडमी ने, उन्होंने एक फेलोशिप शुरू की और पहला फेलो इत्तेफाक से मैं बन गया। मैंने ये विषय सुझाया तो पहले तो लोगों के समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा कि भाई परसेप्शन ऑफ पुलिस न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम राइट्स ये हम रखते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम जो राइट विक्टिम्स हैं वो पुलिस को लेके किस तरह सोचते। तो जब ये विषय डिस्कस हो रहा था तो मैं महसूस कर रहा था कि वहाँ जो बैठे हुए मुझसे बहुत सीनियर लोग थे, क्योंकि मैं तो बड़ा एक मिडिल लेवल का उस समय तक ऑफिसर था, तो उनमें किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये कुछ फंसने वाला मामला है। उन्होंने उसे पास कर दिया उस विषय को। लेकिन जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा वहाँ थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे वो बीच बीच में छपने के पहले या सबमिशन के पहले डिसर्टेशन डिस्कशंस होते थे, तो उसमें सवाल तरह तरह के लोगों के दिमाग में आने लगे कि ये क्या चक्कर चल रहा है। जैसे जब क्वेश्चनियर मैंने बनाया तो मैंने कहा भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक कम्युनल वायलेंस हो रहा हो किसी इलाके में, तो वहाँ रहने वाले लोग क्या पुलिस के पास जाना चाहेंगे? तो इस पर विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा कि अरे ये तो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का सवाल पूछा जाए, और सचमुच किसी सभ्य समाज में सवाल भी पूछा जाना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी खतरे में है, आपकी प्रॉपर्टी खतरे में है, आप लुट सकते हैं, आप मारे जा सकते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? ये तो राज्य की जिम्मेदारी है ना कि आपकी हिफाजत करे, और राज्य का कौन सा हाथ आपकी ज़्यादा हिफाजत करेगा? वो पुलिस है। क्योंकि आप कम्युनल राइट में देखिए, जब कर्फ्यू लगा हो तो सड़क पे एक सिपाही आपको दिखाई देगा, वही इंडियन स्टेट है। बाकी कोई मजिस्ट्रेट और कोई पत्रकार और कोई वहाँ नज़र नहीं आएगा, वो अकेला खड़ा है। वो कैसे बिहेव करता है, वो किधर उसका झुकाव है, इस पर उस स्टेट का पूरा स्टेट की जो प्रतिबद्धता है, स्टेट का जो कमिटमेंट है या न्यूट्रलिटी है, वो उस पर टिकी हुई है। तो जब मैंने कहा कि भाई मैं मुस्लिम और हिंदू राइट विक्टिम से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो उनकी प्रॉपर्टी खतरे में हो, उनकी जान खतरे में हो, उनकी औरतों की इज्जत खतरे में हो, तो क्या वो पुलिस के पास जाना चाहेंगे? तो एक तरह से पूरा विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा ये कैसा सवाल है भाई, और कहाँ जाएंगे? इस बात तो सही है, तो इसका मतलब जवाब भी यही आना चाहिए कि हाँ जाना चाहेंगे। लेकिन जब मैंने अपना सर्वे ख़त्म किया और मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चनेयर बनाया, मैं मानता था कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वही इसका विक्टिम है, और उसकी शिक्षा या उसका जो
वो है आर्टिकुलेशन, वो अगर कोई बहुत मुश्किल आप एकदम जारगन से लोडेड कोई सवाल बना देंगे, जो हमारे एकेडमिया में अक्सर होता है, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो बड़ा सिंपल सवाल था कि जब आपकी जान माल खतरे में होगी तो क्या आप पुलिस के पास जाना चाहेंगे? ये सवाल जैसे मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि जो बहुमत बहुसंख्या नहीं बल्कि 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने कहा नहीं। मुझे पता था कि ये गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल किसी वैक्यूम से नहीं, उत्तर किसी वैक्यूम से नहीं आ रहा, शून्य से नहीं उपजा है। ये उनके अनुभव संसार की उपज है, क्योंकि पुलिस के पास जा कर के उन्होंने देखा कि जब वो थाने में जाते हैं तो वहाँ उनके साथ ज्यादती होने लगती है, वो विक्टिम है, वहाँ ज्यादती हो रही। जब राइट हो रहा है वहाँ पर अगर दोनों तरफ की भीड़ इकट्ठा है और एक दूसरे को मार पीट रही है, वो पुलिस को अप्रोच करते हैं तो उन्हीं के साथ वो होती है। तो जब उनके साथ मैंने बातें की तब मैं खुद ही, खासतौर से अहमदाबाद के दंगे उस जमाने में हुए थे, ये 2002 वाले नहीं, ये मैं कांग्रेसी शासन के दंगों की बात कर रहा हूँ, 1994-93 इसके आसपास के दंगे थे। 91-94 में तो मैं ये काम ही कर रहा था और बहुत सारी जगहों पर गया। तो मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी बड़े पैमाने पर मुसलमानों के मन में पुलिस को लेकर के अनास्था है ना? पुलिस में अनास्था का मतलब क्या? ये बड़ी खतरनाक बात थी। पुलिस में अनास्था का मतलब है कि इंडियन स्टेट में अनास्था है ना? उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ पुलिस में नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंडियन स्टेट में है। तो मैंने कहा कि भाई, जब मैं लौटा और बात हुई वहाँ फैकल्टी मेंबर्स थे और सीनियर ऑफिसर्स से, मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मतलब आपकी आबादी का 14-15% मुसलमान है, अगर 14-15% का फेथ ही नहीं है आपके स्टेट में, तो ये तो फिर तो एक बहुत ही जिसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट खतरा आप कहें, आपके अस्तित्व का खतरा है राज्य का। तो ये हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जब मैंने डिसर्टेशन सबमिट किया तो नेशनल पुलिस एकेडमी ने उस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, आपने कर दिया, अब आप घर जाइए और ये हमारे लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाएगा ये जो डिसर्टेशन है। बल्कि लाइब्रेरी से भी मैंने सुना हटा दिया कि किसी के हाथ भी ना पड़े, और ये आप छपवा नहीं सकते। अब मेरे साथ बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आपने इतना काम किया है तो एक लेखक के, मैं मतलब सिर्फ पुलिस अफसर होता मैं सोचता चलो ठीक है अपना ये, लेकिन लेखक भी था तो मेरे मन में ये उत्सुकता भी थी कि भाई ये किताब की शक्ल में आए, मेरा काम लोगों को पता चले, इस पे जो कुछ सवाल उठे, इस पे बहस हो, कुछ बात हो। तो ये बड़ी भारी समस्या थी। लेकिन फिर इत्तेफाक से एक दूसरी एकेडमी है मसूरी में, नेशनल एकेडमी ऑफ मसूरी, वहाँ सक्सेना साहब बड़े मशहूर एक IAS अफसर हैं, जिन्होंने कि प्रो पुअर जिनका पूरा एटीट्यूड रहा है, मेरे नाम देखे अभी दिमाग से मेरे उतर रहा है, वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा करें तो ये तुम्हारे तो ये तो सभी प्रोफेशनल्स को दिया जाना चाहिए, जो तुमने ये काम किया है ये तो जाना चाहिए। तो उन्होंने IAS प्रोफेशनल्स के लिए ये साइक्लोस्टाइल कराया और वो बंटवा दिया। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका, ये तो एक सरकारी इदारा है, सरकारी जो संस्था है, और भी IAS अफसरों की ट्रेनिंग देती है। अगर इन्होंने कर दिया तो अब तो फिर वो जो पुलिस एकेडमी ने जो प्रतिबंध लगाया उसका कुछ मतलब, और फिर मैंने उसे छपवा दिया। तो इस तरह का हुआ। फिर ये धीरे धीरे, मतलब मैं अपनी तरफ से तो हमेशा दोहरी जिंदगी जीता रहा। कभी पुलिस में किसी को नहीं पता था कि मैं लेखक भी हूँ, लेखकों के बीच में पुलिस अफसर नहीं रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को छन छन के बातें पता चलती रही। तो उसका फिर बाद में पोस्टिंग में मेरे दिक्कतें आई, जब मैं ये 89-90-91 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई, लेकिन तब तो फिर मैं भारत सरकार चला गया उसी 92 में। तो मतलब इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें तो रही, लेकिन कोई मेजर ऐसा वो नहीं आया, जो अब शायद नहीं होगा। अब अगर कोई इस तरह की का काम करेगा पुलिस अफसर तो उसको दिक्कतें ज़्यादा होगी। हाँ सर, आपने कहा कि आप अच्छे समय में निकल आए नौकरी से, अगर आज के समय में लिखते तो शायद वैसा नहीं लिख पाते। तो दंगों का जो इतिहास है वो तो सारा आपने जिस समय में लिखा वो सारा कांग्रेस की सरकारों का इतिहास है, पीछे की सरकारों का इतिहास है। तो अब आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम दिखती है कि आज के टाइम पे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको? देखिए, कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प आप जिसे कहते प्लेटफॉर्म था। आज़ादी की लड़ाई में हर आदमी, जो चाहे वो कम्युनिस्ट रहा हो, सोशलिस्ट रहा हो, हिंदू महासभाई हो, मुस्लिम लीगी हो, स्वतंत्र पार्टी जैसे जो प्रो जमींदार, एंटी जमींदार, वो सभी कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म की तरह विकसित हुई, और आज़ादी के बाद चूँकि सत्ता उसके पास थी तो ये प्लेटफॉर्म कमोबेश बना रहा। इसमें से कुछ लोग टूट गए जो ज़्यादा आदर्शवादी थे,
लेफ्ट की तरफ जो चले गए, कुछ ज़्यादा आदर्शवादी थे राइट की तरफ चले गए, और उन्होंने अपने अपने दल बना लिए, सब कर लिए। लेकिन ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म था जो 1967 तक सत्ता में एक छत्र रहा, उसके बाद भी मतलब थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस थे उनके लिए, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि इमरजेंसी तक तो वो था ही। तो इसमें तरह तरह के लोग थे। जैसे आप देखें कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि 1947 में जब देश बटा, और इस आधार पर बटा कि हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन हैं। मज़ेदार बात है, उसके बाद भी और करोड़ों लोग अफेक्टेड रहे, मतलब 30-40 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए, इधर से उधर उधर से इधर हुए। तो इसके बाद उस झंझावात में भी एक लीडरशिप थी जिसने खड़े होकर कहा कि नहीं, हम हिंदू राज, वो ये तो बहुत आसान था ना, एक मुस्लिम नेशन बन गया था तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा इस पे यकीन नहीं है कि हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन हैं, दोनों साथ रहेंगे और अक्सर पॉलिटी एक सेकुलर मुल्क कायम करेंगे, और तरह का संविधान उन्होंने बनाया। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था। जैसे मैंने कहा ना कि आप देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश था उस समय का सबसे बड़ा, यूनाइटेड प्रोविंसेस कह लीजिए, बाद में उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये सबसे बड़ा सूबा था एक तरह से आबादी के लिहाज से। उनकी असेंबली ने अब यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम क्या रखा जाए, जो प्रस्ताव भेजे वो बड़े दिलचस्प थे। उन प्रस्तावों में रामकृष्ण भूभाग या आर्यावर्त, इस तरह के प्रस्ताव भेजे। रामकृष्ण भूभाग तो मैं थोड़ा गलत मुझे याद आ रहा है, कुछ और नाम इसी तरह का था, लेकिन आर्यावर्त तो मतलब आप इससे मानसिकता समझ सकते हैं ना। वो तो चूँकि जवाहरलाल नेहरू वहाँ बैठे थे, इस प्रस्ताव को वापस उन्होंने भेजा, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस का एक नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया ताकि यूपी बना रहे। जबकि सही अर्थों में उत्तर प्रदेश नहीं है, वो भारत के उत्तर में तो दूसरे प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन वो रखा गया। मैं सिर्फ नाम बदलने का किस्सा इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि उससे आपको पता चल सकता है कि मानसिकता कैसी थी। गोविंद वल्लभ पंत हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के ज़माने में जो आज राम जन्मभूमि कहलाता है, उस ज़माने में बाबरी मस्जिद कहा जाता था, वहाँ पे मूर्तियाँ रख दी गई और दिल्ली का नेतृत्व छटपटाता रहा, वो मूर्तियाँ नहीं हटाई गई। जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो शिक्षा का पूरा सिस्टम था, प्रणाली थी, वो संविधान के हिसाब से राज्यों की जिम्मेदारी थी। तो राज्यों ने अपने टेक्स्ट बुक्स बनाए, अपनी पाठ्य सामग्री बनाई, अपने कोर्सेस निर्धारित किए, बनाए, चलाए। तो आप देखिए ज़रा उस ज़माने के टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि उनमें तरह तरह के प्रेजुडिसेस भरी हुई हैं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, स्त्रियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, तरह तरह की चीज़ें उसमें। तो हमने जो शुरुआत में ही कोशिश बनाई, दिल्ली को तो आपने सेकुलर बना दिया, जो आपका शिखर था, लेकिन जो आपकी नींव थी अभी भी वो सारी की सारे प्रेजुडिसेस, सारी घड़ाएं, सारे जो प्री कंसीव्ड नोशंस थे, जो आपके सोचने का तरीका था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। ये एक अद्भुत चीज़ तब भी है कि 1947 से लेकर 1961 तक शांति रही। सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर नहीं हुए, छोटे मोटे उधर से पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों के जत्थे आते थे लुटे पुटे, तो उनके जिस शहर में पहुंचते थे वहाँ दंगे हो जाते, बस छोटे मोटे चलते रहे। 1961 में पहली बार जबलपुर में एक बड़ा दंगा हुआ, और 1961 का दंगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो लगभग उन्हीं तरह की स्थितियों में आज दंगे होते हैं, और उनमें जो राज्य का फेलियर है वो आज भी दिखाई देता है, पूरे कांग्रेसी शासन के दौरान दिखता रहा। वो फेलियर क्या था? वो फेलियर ये था कि जो मुसलमान थे, जो संख्या है, उन्हें लगातार ये एहसास होता रहा कि भारतीय राज्य ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, या भारतीय राज्य ने वो सब कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। यानी हाशिमपुरा जैसी चीज़, या और बहुत सारे दंगों में आप पुलिस के जो अल्पसंख्यकों को लेकर पुलिस की प्रेजुडिसेस हैं वो देखते हैं। तो जो भारतीय राज्य को नहीं करना चाहिए वो भारतीय राज्य करता रहा, और भारतीय राज्य को जो करना था, क्या करना चाहिए था, किसी भी राज्य को क्या करना चाहिए, किसी भी राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की जान माल की हिफाजत करे। ये तो उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। बाकी अब रेल चलाए, बस चलाए, जहाज चलाए, ये तो बात की बात है। पहली चीज़ तो ये है ना कि आप अपने हर नागरिक को जान माल की गारंटी दें और उसके लिए पूरी कोशिश करें, हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करें। वहाँ भारतीय राज्य फेल हो जाता था। तो ये सब कांग्रेसी शासन में, मैं इसलिए नहीं, मुझे कोई ये कह रहा हूँ कांग्रेस कोई सांप्रदायिक पार्टी है। कांग्रेस एक बड़ी दिलचस्प किस्म का, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बनी रही
ना, वो इसके खिलाफ आखिर मनमोहन सिंह भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक आयोग बैठाया। उस आयोग ने वो सारी दिक्कतें बयान की और आइडेंटिफाई की जो मुसलमानों को यहाँ सच्चर कमेटी ना, वो जो मुसलमान यहाँ फेस कर रहे थे, भुगत रहे थे। लेकिन उसी कांग्रेस के ज़माने में ये दंगे भी होते रहे। आखिर बाबरी मस्जिद या हाशिमपुरा, ये सारी चीज़ें, या गुजरात के दंगे, या अलीगढ़, जमशेदपुर, ये सब कांग्रेस की हुकूमतों में ही ज़्यादातर हुए। अब ये फिर मैं कहूँगा, देखिए इससे ये आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस कोई सांप्रदायिक पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस एक अजीब सा मिला जुला सा एक गठबंधन था, जिसे प्लेटफॉर्म मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग जी, आज के समय में स्थितियां आपको और ज़्यादा खराब लगती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो पार्टी इस समय सत्ता में, देखें इसे किसी मतलब उसका नाम ले सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खास तरह की विचारधारा को लेके आई। उसने 1947 में भी या 1947 में जब गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद भी, हालांकि भारतीय जनसंघ तो 1950 में बनी, लेकिन उसके पहले हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनसंघ का एक मदर प्लांट है, ये सारी तो उसके पहले आ गई थी। तो इनके मन में वो एक खास तरह का सपना था, भारत का आज़ाद होगा तो कैसा भारत बनेगा, और वो छिपाते नहीं थे। आप दो घटनाएं सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ कि 1947 में जब तिरंगा झंडा स्वीकृत हुआ कि भारत का राष्ट्रीय झंडा होगा, तो ऑर्गेनाइज़र जो आरएसएस का मुखपत्र था, उसमें एक लेख छपा। उन्होंने कहा नहीं, इस झंडे, ये तिरंगा तो अशुभ होता है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा तो सिर्फ केसरिया, जो शिवाजी के जो भगवा ध्वज है, वही हमारा राष्ट्रीय झंडा हो सकता है। फिर जब 1949 के दिसंबर में संविधान स्वीकृत हो गया, तय हो गया कि 26 जनवरी 1950 से ये लागू होगा, तो फिर तो उसके एक ही दो दिन पहले फिर ऑर्गेनाइज़र ने लिखा कि नहीं, हमें ये संविधान मंजूर नहीं है। हमारा संविधान तो मनुस्मृति हो सकती है, इसी तरह के जो हमारे अपने दर्शन, हमारे अपने शास्त्र, हमारा अपने जो प्राचीन ग्रंथ, वो हमारा संविधान होंगे, ये तो एक आप आयातित संविधान ले आए। तो वो कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, जो ये शक्तियाँ थीं, इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। और देखिए 1952 का चुनाव तो जवाहरलाल नेहरू ने इसी आधार पर लड़ा पूरे 1950 में आपने संविधान लागू तो कर दिया 26 जनवरी को, लेकिन जिस संविधान सभा ने संविधान बनाया था उसकी कोई बहुत वैधता नहीं थी। संविधान सभा तो अलग अलग तरह के लोगों ने मिल करके एक संविधान सभा बनाई थी, चुने हुए कम लोग थे, रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे, मतलब तरह तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संविधान बना दिया। लेकिन अब वो संविधान अगर भारतीय जनता स्वीकृत कर देती तो ख़त्म हो जाता। ये मौका आया 1952 के पहले चुनाव में कि अगर पहले चुनाव में इस संविधान के पक्ष में वोट पड़ गया तो ये लागू होगा, नहीं पड़ा तो इसे बदलना पड़ेगा। तो पूरे 1951 वर्ष, साल भर तक जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में 300 राजनीतिक सभाएं की, है ना, जलंधर से शुरू किया और पूरे देश भर में घूमे। और इन सारी सभाओं में सिर्फ एक ही बात उठाते थे वो जब भी जाते थे कि भाई अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमें अपना मुस्तकबिल तय करना है, भविष्य का भारत कैसा होगा, ये सवाल उठाते थे, फिर उसका जवाब देते थे। हमारे बगल में एक इस्लामी मुल्क बन गया है, क्या हम हिंदू राज बने? हम हिंदू राज क्यों ना बने इस पर, और क्यों हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, इसका जवाब देते थे और बताते थे कि भाई अगर हम हिंदू राज बनेंगे हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे यहाँ इतनी विविधताएं हैं, इतने बंटवारे के इतने आधार हैं कि हम तो एक रह ही नहीं पाएंगे। हम एक तभी रह पाएंगे जब हम धर्मनिरपेक्ष हों, हमारे अंदर सहिष्णुता हो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, हम एक जिसे कह सकते हैं ना कि एक प्रगतिशील और एक भविष्य की तरफ देखने वाला राष्ट्र बने। और ये 300 सभाओं उन्होंने ये बात कही। बड़ी मज़ेदार बात थी। आप सोचिए कि 1949, 50 या 51 में कितनी हमारी साक्षरता की दर रही होगी, मुश्किल से 10-12% रही होगी। और वो एक ही भाषा 300 सभाओं में उन्होंने इस्तेमाल की, वो भाषा थी हिंदुस्तानी। पंजाब में, उड़ीसा में, आज जिसे कर्नाटका कह रहे हैं, उस समय के मैसूर में, उस समय के मद्रास, हर जगह एक ही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की और 1.5 घंटे औसत टाइम लिया और यही चीज़ समझाई। इसका तो बहुत अच्छा इंडिया आफ्टर गांधी में इन्होंने कंटेंट एनालिसिस किए। हमारे जो लेखक हैं, क्या नाम इनका, अरे इंडिया आफ्टर गांधी जिन्होंने लिखी है, रामचंद्र गुहा,
इसकी बहुत अच्छी कंटेंट एनालिसिस रामचंद्र गुहा ने की है। और रामचंद्र गुहा ने दूसरे दिन के अखबार जैसे कटक में नेहरू जी बोले, है ना, दूसरे दिन के अखबारों को उन्होंने उनके कंटेंट एनालिसिस की। मान लीजिए वो मद्रास में बोले, मान लीजिए गुवाहाटी में बोले, तो दूसरे दिन के अखबारों में किस तरह की रिपोर्टिंग थी। उन्होंने कहा कि ये तो एक जैसे बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता था। उन लोगों को जो अशिक्षित थे, बहुत कम शिक्षित थे, उन लोगों को जो देख रहे थे, मतलब उस समय खून खराबा चल रहा था। जिस समय कटक में नेहरू जी बोले होंगे, उसके 2 दिन पहले कटक में हिंदुओं और सिखों का एक जत्था आया होगा, लुटा पिटा, और उसने अपने नैरेटिव बयान किए होंगे। और जाहिर है कि हर पीड़ित अपना नैरेटिव थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताता है। हिंसा और जातियाँ दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन आप दूसरी हिंसा जाति को ना बता के अपने खिलाफ जो हिंसा जाति उसको बता रहे हैं, और उसका असर भी पड़ता था। लेकिन उन लोगों के बीच में नेहरू जी ने ये कन्विंस किया कि नहीं, हमको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहिए। और उसका नतीजा हुआ कि 1951 के दिसंबर से शुरू होकर 1952 में जो चुनाव ख़त्म हुआ, उसमें हिंदुत्व की 3 पार्टियां तब लड़ रही थी। हिंदू महासभा थी, राम राज्य परिषद थी और भारतीय जनसंघ थी। तीनों को मिला के 10 सीटें मिली। और कांग्रेस जो नंबर 1 पार्टी थी, उसे 400 से ज़्यादा सीटें मिली। और दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको 18-19 सीटें मिली। तो यानी नंबर 1 और नंबर 2 पार्टियां जो थी, वो संविधान के पक्ष में और धर्मनिरपेक्ष संविधान के पक्ष में थी। और जो उनके खिलाफ थे वो ख़त्म हो गए, वो 10 ही सीट पा पाए। तो इस तरह से हमारा संविधान बना। और लेकिन फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि ऊपर तो हम जो हमारा शिखर था वो तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, जो हमारी नींव थी वो तो पुरानी, अभी उसी तरह सड़ी गली और प्रतिगामी विचारधारा जिसे आप कह सकते हैं, उससे भरी हुई थी। तो हर राज्य में आप पाएंगे कि बहुत कम जगह ये प्रयास हुआ कि हम एक सेकुलर मॉडर्न सोसाइटी बनाएं। हमारे संविधान में तो यहाँ तक कहा गया कि हम अब ये जो वैज्ञानिक चेतना है उसको विकसित करने की कोशिश नागरिक करेंगे, लेकिन हम कहाँ कर पा रहे थे। हमने पूरे उसमें देखे हैं कि वो सारे हिंदू सिंबल्स, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू वह सारे सरकारी कार्यक्रमों में वो दिखाई देते थे। हिंदू बहुसंख्या में थे, इसमें कोई शक नहीं, और बड़ी बहुसंख्या थी। लेकिन जब हमने स्वीकार कर लिया कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, तो हमें फिर धार्मिक जो रीति रिवाज और सिंबल तो अपने घरों में रखने चाहिए थे, मतलब शासकीय उसमें नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन हम शंख बजा करके और पूजा करके, इसरो की भी नींव हमने जब डाली होगी तो पूजा करके और शंख बजा के डाली होगी। तो ये एक कंट्रडिक्शन था जो कांग्रेस में दिखता रहा। और इसीलिए आप देखिए कि आज स्थिति दूसरी हो गई है। ये जो शक्तियां हैं ये मिलिटरिस्टिक उसमें विश्वास करती है ना। आरएसएस की सारी ट्रेनिंग ही एक तरह से फौजी ट्रेनिंग है। और वो ये मानते भी है कि हिंदुओं की कमजोरी का एक कारण ये भी है, और उसे दूर करना चाहिए। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उनका विश्वास भी है। तो राज्य भी धीरे धीरे असहिष्णु होता जा रहा है। अब इस तरह की किताबें लिख के कोई दूसरा आईपीएस अफसर, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी नौकरी कर पाएगा, या वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उससे बचा रहेगा। मेरा तो मैंने कहा ना, छोटी मोटी पोस्टिंग वोस्टिंग के थोड़े चक्कर रहे तो वो तो उतना तो आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं तो मध्य वर्ग का आदमी था, मेरे लिए तो नौकरी के अलावा कोई और वही नहीं था। आप सोचिए मेरे जैसा कोई आदमी आएगा जो नौकरी ही जिसका एकमात्र जरिया माश है, तो वो कैसे टिकेगा? राज्य उसको कुचल देगा, और राज्य कुचल दे रहा है। मतलब छोटी छोटी। अच्छा, मजेदार बात है कि आज जो असहिष्णुता बढ़ी है वो सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं है, बंगाल में और भी आप तमिलनाडु में आप पाएंगे कि छोटा सा कार्टून अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ या रूलिंग एलिट के खिलाफ हो जाए, उसे जेल भेज देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें न्यायपालिका भी जिस तरह हस्तक्षेप 60s-70s में करती थी, आपको उस तरह करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो ये असहिष्णुता हर जगह बढ़ी है जी। छोटे मोटे तबादलों से ही तबादले पर ही आते हैं सर। तबादला उपन्यास का कथानक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी रहा, और मैंने जो वहाँ पर देखा और जो तबादला उपन्यास में पढ़ा वो लगभग सेम है, लगभग एक ही तरीके का है। तो ये लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया और इसके लिए रिसर्च किस तरीके की रही? देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ। अब तो थोड़ा बहुत औद्योगिक रूप से आप नोएडा या ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक ज़माने में तो उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे थे नहीं।
मंत्रियों को कमाने के लिए सबसे आसान जो तरीका था, मुख्यमंत्रियों को भी, कई मुख्यमंत्री भी इसमें वो थे, वो तबादला उद्योग की तरह हो गया। मतलब अफसरों के आप तबादला कर कीजिए, उनसे पैसा लीजिए, पैसा लेके तबादला कीजिए। बल्कि एक बड़े क्रिएटिव किस्म के मंत्री जी आए, वो ट्रांसपोर्ट के मंत्री थे, तो उन्होंने नो डिस्टर्बेंस अलाउंस कर दिया, एनडीए उसका नाम उस समय शुरू हो गया। मतलब पिछले मंत्री को आप रिश्वत दे के, कहीं आरटीओ लगे हैं, एआरटीओ लगे हैं, आप वहाँ हम हटाएंगे नहीं आपको, हम दूसरा कोई पैसा दे रहा उसको नहीं लाएंगे, आप ही हमें पैसा दे दीजिए, हम वहीं रहने दें आपको। तो उसको एनडीए कहते थे, नो डिस्टर्बेंस अलाउंस था, मंत्री जी को आप दे आइए। तो ये एक संगठित उद्योग की तरह उत्तर हुआ। ईमानदारी से हाँ, ईमानदारी से आप वो कर लीजिए। एक मुख्यमंत्री जी के बारे में तो उनके सचिव रहे, एक आईएएस अफसर का भी मैं देख रहा था इंटरव्यू, यूट्यूब पे है, कि उनके आईएएस अफसर भी जाते थे हाथ में एक ब्रीफकेस लेके, अंदर कमरे में घुसते उठते थे तो ब्रीफकेस गायब रहता था, वो छोड़ के आ जाते थे। वो ईमानदार थी इस मामले। मैंने देखा कि वो टिकट वकट भी बांटती थी पैसा लेके, लेकिन यह है कि अगर कोई ज़्यादा पैसा दे देता तो पुराने वाले का पैसा लौटा दिया जाता था। वो तबादला में अपनी हाँ, बेईमानी की दुनिया में ये नहीं होता, तो तबादला में भी जबान की कीमत हो। हाँ, कि मतलब आप भाई ठीक है। तो इत्तेफाक से वो कुंभ मेले में मैं एसएसपी के तौर पे मैंने काम किया था, तो मैं देखता था कि वो एक हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा उस मेले में था। तो मैं देखता था जो एडिशनल डायरेक्टर उसके इंचार्ज हैं, वो 8-2 महीने बाद बदल जाते थे। तो मैं और डीएम बड़े परेशान होते थे कि भाई मेले में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो सफाई की आएगी, महामारी फैल सकती है, लाखों लोग गए, गंदे पखाने साफ नहीं हो रहे, पानी नहीं, ये नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर स्वीपर्स की तैनाती की जाती थी। हो गया, अगर उसमें जरा भी वो हो जाए, हालांकि वो दिसंबर जनवरी में कुंभ लगता है, लेकिन महामारी फैल सकती है, हैजा फैल सकता है। तो हमें बड़ा वो होता था कि हर 2 महीने बाद देखते थे एक नया एडिशनल डायरेक्टर आ गया। तो जब मैंने बात की तो पता चला कि ये तो सब बड़ी लोग जबान की कीमत ही नहीं समझते। हमसे ले लिया पैसा, हमें पोस्ट कर दिया, फिर हमसे ज़्यादा कोई जाके दे रहा है, तो फिर वो एक साहब तो यहाँ तक उतारू हो गए, कह रहे आप जो उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हो वो हमसे ले लीजिए, लेकिन मुझे मत। एक सज्जन का ट्रांसफ़र हो गया जब एकदम मतलब पीक पर था सारा वो कुंभ, तो उनका तो पूरे इतना इन्होंने जो अपना खर्चा किया था वो सब जब निकलने का टाइम आया तो उनका तबादला हो रहा था। तो मुझे 2 विभाग इंटरेस्टिंग लगते थे, एक पीडब्ल्यूडी और एक स्वास्थ्य विभाग, जहाँ सबसे ज़्यादा ये खेल होता था। तो इत्तेफाक से मेरे एक मित्र थे हरिश्चंद्र अग्रवाल, जो हिंदी के कवि हैं, लेखक हैं, वो पीडब्ल्यूडी में ही थे। तो उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा आप हमारे विभाग पर ज़रा वो देखिए। तो फिर वो इलाहाबाद में उनका भी दफ्तर था। थोड़ा ये था कि मैं वहाँ बहुत पोस्टेड रहा था, लोग मुझे पहचानते थे, तो छिपा छुपू के वो मुझे ले जाते थे और दफ्तर में बड़े बाबू के बगल में अपने कमरे में कहीं इनाकुअस बैठा देते थे, जहाँ मैं बैठ के सिर्फ देखता रहता। तो वो बड़ी एक मुझे तो लगा ये बड़ी दिलचस्प दुनिया है। वो अपनी भाषा उन्होंने विकसित कर रखी थी। मतलब आप जब रिश्वत की बातचीत होती है और थोड़ा आपके कान उधर हो तो आपको लगता है ये तो बड़ी मनोरंजक दुनिया में, तो नई भाषा है। जैसे अपराधियों की अपनी भाषा विकसित हो जाती है, उसी तरह रिश्वत तंत्र की भी भाषा थी। तो वो सब मुझे दिलचस्प लगे। और इत्तेफाक से उस दौरान कुछ राजनीतिक चरित्र भी इसमें हैं, उनमें से भी 1-2 से मेरा थोड़ा परिचय सा था। तो उन लोगों को भी वाच करता था मैं, कैसे वो तबादले करा रहे हैं और कैसे तबादले रुक रहे हैं। तो उसी पर ये उपन्यास। दलालों की भूमिका भी बड़ी है। हाँ, जाहिर है कि दलाल तो हर समय सबसे महत्वपूर्ण जो है। सचिवालय में आप पहुंच जाइए मुख्यमंत्री के दफ्तर के आसपास, मेरे ज़माने में तो पंचम तल कहते थे उत्तर प्रदेश में, अभी शायद कोई और लोकनायक भवन या कुछ इस तरह कर दिया गया। तो पंचम तंत्र के आसपास आप केवल कुछ थोड़ा सा बेचैनी या परेशानी अपने चेहरे पर नज़र आने लगे आपके, और आप कोई नोन उस पे हैं, लोग आपको जानते हैं कि आप इस विभाग में इस पद पर हैं, तो कोई ना कोई दलाल आपको 10-5 मिनट के अंदर संपर्क कर ही लेता था। वो भी थी, दोनों का एक ही मकसद था। मंत्री जी जो बैठे हुए थे जिन्हें करना था, उन्हें भी भाई वो सीधे तो कोई जा करके उनसे ना वो खुद अपने मुंह से कह सकते हैं। तो दलाल तो एक बड़ा ज़रूरी माध्यम है। तो दलाल तो अब भी फल फूल रहे हैं, पहले भी फल फूल रहे थे। आपका उपन्यास छपा रामगढ़ में हत्या, जासूसी उपन्यास है। जासूसी उपन्यासों को हिंदी में कमतर क्यों आंका जाता है और उनकी उतनी रीच क्यों नहीं है, हिंदी के पाठक तक क्यों नहीं है? बाकी भाषाओं में तो है, इंग्लिश में है, हिंदी में कमतर क्यों आंका जाता है? मैं आपका जो सवाल का आखिरी हिस्सा था ना, उनकी रीच कम क्यों है, इसका मैं
मैं इससे सहमत नहीं हूँ, उनकी रीच बहुत है। सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाते हैं वो जासूसी उपन्यास। मैंने भी अपने छात्र जीवन में बहुत जासूसी उपन्यास पढ़ा, अब भी बच्चे पढ़ते होंगे। पर उसको तो लुगदी उपन्यास की श्रेणी में डाल दिया जाता है। देखिए हमारे यहाँ कई तरह की, जिन्हें आप कहते हैं हिपोक्रेसीज, है ना, क्या उसके लिए हिंदी पाखंड, कई तरह के पाखंड हैं हिंदी समाज में। दूसरे समाजों में होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ है। जैसे हमारे यहाँ जासूसी उपन्यास लिखना घटिया काम समझा जाता है, बच्चों के लिए लिखना घटिया काम। मज़ेदार बात यह है कि बच्चों के लिए जिनको लिखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो लिखना, उसे भी हमारे यहाँ घटिया काम। आप कोई साइंस फिक्शन, कोई और इस तरह की, मतलब आप लीक से हट के जैसे ही दूसरी तरफ गए तो बाकी सब तरफ से आवाज़ आने लगती है कि भाई आप तो एक मतलब खराब या घटिया। मैंने कहीं कहा भी है कि श्रीलाल शुक्ल ने एक उपन्यास लिखा था, आदमी का जहर, है ना, जासूसी उपन्यास था। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर कोशिश नहीं की। तो मैंने एक बार पूछा भी, श्रीलाल जी आपने दोबारा क्यों लिखा? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, खाली हमको सब ये सब समझते हैं कि मैं कोई जासूसी लेखक हूँ, ये हूँ। तो उन्होंने दोबारा कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप देखिए कि दूसरी भाषाओं में ये पाखंड नहीं है ना। बच्चों के लिए लिखना कितनी बड़ी चीज़ समझी जाती है। रस्किन बॉन्ड ने तो पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए लिखा। भाई पूरे रस्किन बॉन्ड बच्चों के लिए लिख करके, और एक ज़रूरी उपस्थिति है हम लोगों के बीच में। ग्राहम ग्रीन ने एक आवर मैन इन हवाना उपन्यास है। ग्राहम ग्रीन अपनी भाषा का, जिसे हम मुख्य धारा कहते हैं, कोट अनकोट कहते हैं, वहाँ का भी बड़ा लेखक है। ये रुडयार्ड किपलिंग, आप जंगल बुक जिसकी है ना, उसकी अभी कुछ किताबें मुझे हाथ लगी, मैं देख रहा था तो मैंने कहा भाई तो गजब का क्रिएटर है, मतलब रचनात्मकता की जैसे। और वो रचनात्मकता चुनौती भरी रचनात्मकता है। आपको उन लोगों के लिए लिखना है 10, 12, 15, 20 साल के या 16, 17 साल के बच्चों के लिए, जिनकी भाषा के भी जिनके साथ लिमिटेशन है, और जिनकी जानकारी की दुनिया सपनों में ज़्यादा है और वास्तविकता से थोड़ा दूर है। तो उनके सपनों को गुदगुदाते हुए आप उनको कैसे वास्तविकता की तरफ लाएं, उनके अंदर कोई अंधविश्वास भी ना भरे कि जिन परियों को या जिन जिन्नातों को या जिन देवी देवताओं और इन सबको आप वो, मतलब वो कोई वास्तविक नहीं है। वो आपको थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के साथ साथ आपको ये एहसास होता रहता है कि ये मतलब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा क्या, ये ज़्यादा फैंटेसी है और वास्तविकता कम है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो मैंने अभी आपको कहा कि किपलिंग को मैं पढ़ रहा था, तो मैं महसूस, हमारे यहाँ बच्चों के लिए, क्योंकि आपने बना दिया कि बच्चों के लिए लिखना कोई घटिया काम है, तो अब वो घटिया लोग ही जाके लिखते हैं। कोई बड़ा लेखक आपको शायद ही वहाँ हाथ साफ करता दिखाई दे। तो ये एक बड़ी बारी, वो हालांकि मज़ेदार बात है कि पाठक, उनके पास जितने पाठक हैं, वो हम जो अभिजात में जिसको मुख्य धारा कहते हैं, और तरह तरह के हमारे मन में उसको लेकर के गलत फहमियाँ और वो हैं, वो सब टूट जाती है जब हम देखते हैं कि भाई वो तो जो जासूसी उपन्यास ओम प्रकाश शर्मा और प्यारेलाल आवारा और इब्ने सफ़ी BA और गुलशन नंदा, है ना, इस तरह इनके 5-5 लाख 10-10 लाख के एडिशन निकलते हैं। मैं उसी पर आ रहा था सर। लुगदी साहित्य हमेशा मुख्य धारा के साहित्य से ज़्यादा बिका है। तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि भाई ये लुगदी साहित्य है, ये मुख्य धारा का साहित्य है? और दूसरा, इसको इतना अलग करके क्यों देखा जा रहा है? क्या ये डेलिबरेटली ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जो ज़्यादा बिक रहा है उसको कमतर की श्रेणी में डाल दिया जाए, या उसको कम आंका जाए मुख्य धारा के साहित्य से? अब जैसे मुख्य धारा शब्द हम खूब इस्तेमाल करते हैं ना, और जो थोड़ा और हिपोक्रेसी जब दिखाते हैं तो बाकी को हम कटर धारा या इस तरह की बात करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। ये तो हमें समझना चाहिए कि 10 लाख का एडिशन गुलशन नंदा का निकल सकता है। वर्दी वाला गुंडा का पता चला पहला एडिशन 5 लाख का निकला। हमारे बड़े से बड़े लेखक उनकी सांस फूल जाएंगे। वर्दी वाला गुंडा का हमें हिंदी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है कि वर्दी वाला गुंडा को आप साहित्य का हिस्सा नहीं मान सकते, उनको मतलब सिरे से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये रिजेक्शन सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। देखिए ये तय कौन करता है? हम ही लोग जो तथाकथित मुख्य धारा के लोग वही तो करते हैं ना। वही विश्वविद्यालयों में अध्यापक हैं। विश्वविद्यालयों के अभी एक बहस चली थी, हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी ने जिसे पल्प लिटरेचर हम कह रहे हैं, उसे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये कोशिश हुई हिंदी विभाग में, और ये अच्छी कोशिश, अच्छी बहस हुई। वहाँ बहुत इसको लेके विरोध हुआ।
मैंने उस पर अपने कॉलम में लिखा भी कहीं कि भाई हमें ये समझने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना कि वहाँ क्या है जो उनको इतना पॉपुलर बनाता है। लेकिन फिर वही सवाल आएगा, देख आप कहेंगे गुलशन नंदा प्रेमचंद से बड़े लेखक हैं। मैं ये कहूँगा, मेरा ये मानना है कि देखिए बड़ा छोटा लेखक या बड़ा छोटा साहित्य या कालजयी, क्लासिक, ये सारे शब्द जो है इसका फैसला सिर्फ वक्त करता है ना। आप कितने देर तक टिके रहते हैं ना, ये आपका सामर्थ्य इसमें है। प्रेमचंद 1936 में मर गए। आज भी प्रेमचंद की आप देखिए 31 जुलाई आ रही है, देश का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ प्रेमचंद पे कोई कार्यक्रम ना हो रहा हो। आज भी सबसे ज़्यादा, अगर अब तो रॉयल्टी उनकी ख़त्म हो गई, रॉयल्टी होती सबसे ज़्यादा हिंदी की रॉयल्टी देने वाले लेखक होते, या प्रेमचंद छोड़ दीजिए, बहुत हमारे तो अब ये खड़ी बोली का जो गद्य साहित्य है ये तो 100-125 साल पुराना है, उपन्यास 125 साल पुराने हैं। इनमें आप देखिए कि एक धारा चली आ रही, 10-5 लोग अभी भी हैं जो किसी से भी आप पूछिएगा तो अगर 15 नाम लेंगे तो उसमें 5-7-10 कॉमन नाम होंगे। मतलब वो क्या चीज़ है जो उनको स्थायी बनाती है, वही चीज़ है जो इसका फैसला करती है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मैं अक्सर ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं ट्रेनों में या बसों में जब सफ़र करता हूँ, अब तो खैर रेलवे स्टेशनों से वो एच व्हीलर जैसे स्टॉल अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, जहाँ किताबें मिलती थी, पत्रिकाएँ मिलती थी। अब एच व्हीलर की दुकानों पे आप जाइए तो कोका कोला या इस तरह का कोई चाट पकौड़ी ये बिकती हुई दिखाई देती है, लेकिन पहले बहुत थी। और हर व्यक्ति जब सफ़र करता था, पहले रेलवे थोड़ा धीमी भी थी, इंतज़ार भी बहुत कराती थी, गंतव्य पर पहुंचाती देर से थी, तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ लेता था। तो मैं देखता था ज़्यादातर लोग खरीदते थे, गटर साहित्य कह रहे हैं या पल्प साहित्य कह रहे हैं, गुलशन नंदा और कुशवाहा कांत और रानू और क्या क्या इस तरह का लेता था। लेकिन मैं हमेशा देखता था कि जब वो आदमी उसका गंतव्य आता था और उतरने का वक्त आता था तो वो किताब अपनी सीट पे छोड़ के चला जाता था। बहुत कम लोग थे जो सावधानी के साथ उसको समेटते थे और ले जाते थे। उसकी वजह है कि उसके बाद उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता था। लेकिन आप किसी बड़े उसको देखिए ना, जैसे मुझे, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चलिए अपने पूर्वजों का नाम तो लिया जा सकता है ना। जैसे अब मैला आंचल है, राज दरबारी है, आधा गांव है, इस तरह के उपन्यास ऐसे हैं, इस तरह के 10 उपन्यास होंगे, ज़्यादा होंगे, जो मेरे शेल्फ में हमेशा मौजूद रहते हैं। और मैं कभी भी कहीं से आया वो तो उतार के, वो उठा करके निकाल के मैं उसके 2-4-10 पेज पढ़ता हूँ, रख देता हूँ। पूरा एक बार पढ़ा होगा, 2 बार पढ़ा होगा, और उसमें अंश के अंश याद हो गए, उनके डायलॉग्स याद हो गए। तो ये कोई चीज़ है जो उन्हें हमसे बार बार पढ़वाती है, कोई चीज़ है जो उन्हें स्थायी बनाती है, वही चीज़ है जो उसे कालजयी या क्लासिक की श्रेणी में ले जाती है। जो ये सारा, जिनको बहुत लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ने पाठकों की संख्या जिनकी ज़्यादा है, वो नहीं बना पाती। उसको रेखांकित करना और उसको पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मेरे लिए तो मुश्किल है। कोई अध्यापक होता तो शायद बेहतर बता पाता, लेकिन मेरा तो एक ही पैमाना है, बड़े और मतलब छोटा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ा और कम बड़े साहित्य में, कि कौन टिकता है इस दौड़ में। ये समय सबसे निर्मम आपका जज है, कौन इसमें टिका रहता है। तो जाहिर है कि ये लोग जिनके हमने नाम लिए, जो 5 लाख 10 लाख वाले हैं, ये नहीं टिक पाते। एक सर हिंदी साहित्य में या हिंदी समाज में भी आप ले लो, भाषा के उपयोग की बड़ी दिक्कत है। कि आपके ही एक इंटरव्यू में अभी आपसे बोला गया था कि आपने एक लेखिका के प्रति कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए एक इंटरव्यू तो नहीं करने चाहिए थे। जब आपने जवाब दिया तो आपको दोबारा से कहा गया कि सर साहित्य में तो आप कर सकते हो। एक है कि लोग कहते हैं कि भाई साहित्य में तो आप जैसी मर्जी लैंग्वेज यूज़ करो, लेकिन समाज सभ्य होना चाहिए। दूसरा है कि भाई समाज में जैसी मर्जी लैंग्वेज यूज़ करो, लेकिन साहित्य सभ्य होना चाहिए। अब ये इस तरीके की बहस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, साहित्य तो वही होगा ना जो समाज होगा। हमने बहुत कोशिश की, हिंदी में बड़ा मज़ेदार वो चला कि हमने कम से कम 50 साल ये कोशिश की कि जो जनता के शब्द हैं वो साहित्य में ना आने पाए, है ना। आप पूरा छायावाद दे लीजिए, उसके बाद भी उसमें कुछ भारत सरकार का भी, आज़ादी के बाद का जो भारत सरकार का ढांचा था, उसने भी योगदान किया। उसमें पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए एक आयोग बना दिया, जिसमें डॉक्टर रघुवीर जिसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर रघुवीर की, उन्होंने जो अपना शब्दकोश बनाया, उसके जो उसकी भूमिका है, उसी में ये लिखा है कि केवल संस्कृति ही हमारी
हमारी भाषा का उद्गम जो है सिर्फ संस्कृत से ही हो सकता है। यानी हमें कोई नए शब्द बनाना हो, जैसे हमारे पास ट्रेन नहीं है ना, ट्रेन तो अंग्रेज लाया है, रेल जैसे, तो हम अब संस्कृत में ढूंढेंगे, संस्कृत में हम लौ पथगामिनी जैसा कोई शब्द बना देंगे ना, और या धूम दंडिका बना देंगे सिगरेट का। तो ये हम अपना एक हास्यास्पद ये सारा का सारा प्रयोग तो हमने ही किया, और वो चला। मतलब जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्हें एक बार कहना पड़ा कि भाई ये आकाशवाणी की खबरें सुनने के लिए मुझे एक डिक्शनरी रखनी पड़ती है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। सचमुच वो, आप अगर बचपन याद बता, आप तो खैर बहुत छोटे, मैं अपना बचपन याद करूँ तो मुझे याद है कि वो मजाक उड़ाने के लिए सारे शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन शब्द ही सकते थे। शब्द वही चलेंगे भाषा में जो जनता के बीच में जिनकी स्वीकृति हो, जो आम हो। उसमें भी कई बार नकली शब्द जैसे डॉक्टर लोहिया ने टेशन बना दिया, मजिस्टर बना दिया। डॉक्टर लोहिया अपने उसमें हमेशा टेशन शब्द, टेशन नहीं चला, स्टेशन शब्द था, जो स्टेशन हमारी भाषा का शब्द नहीं था, अंग्रेजी से आया था, लेकिन स्टेशन स्वीकृत हो गया, मजिस्टर नहीं चला। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़े, जैसे विमर्श शब्द था। आप ये सोचिए कि श्रद्धांजलि शब्द, अब तो हम किसी मरे हुए आदमी को श्रद्धांजलि देते हैं ना, आज से 40-50 साल पहले श्रद्धांजलि किसी भी व्यक्ति के बारे में सम्मान से कोई बात कहिए तो श्रद्धांजलि उसका वो था। तो ये शब्द घिसते पिटते, जनता के बीच व्यवहृत होते, इस्तेमाल होते, वो अपना अर्थ बदलते रहते और एक स्वीकृति मिलती जाती, और वही प्रयोग फिर हमें अपनी भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए। राई मासूम ने आधा गाँव में खूब गालियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हमारे पात्र इस तरह का वो करते तो मैं कैसे, आप उन्होंने उपन्यास के बारे में लिखा कि ये उपन्यास एक गंदी गाली है और ये गाली मैं डंके की चोट पे दे रहा हूँ। तो ठीक है, वो बताओ आपके अंदर, अब भाई जाहिर है कि आधा गाँव अपने आप में, जिन उपन्यासों का मैंने जो काल जाई है उसमें आधा गाँव भी है। तो ये फिर भाषा के साथ हमें, भाषा बहता नीर जो कहा ना कबीर ने, हमें जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। देखिए ये जो खड़ी बोली है ये बड़ी दिलचस्प भाषा है। ये 2 लिपियों में लिखी जाती है। अगर आप देवनागरी में लिख दीजिए तो हिंदी कहलाने लगती है, फारसी में लिख दीजिए उर्दू कहलाने लगती है। हमारे यहाँ ये प्रयोग हुआ कि ये अरबी फारसी इन सब के शब्द हटाओ और सिर्फ संस्कृत लाओ। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में ये प्रयोग हुआ कि सारे जो इस तरह के शब्द ने हटाओ और अरबाइजेशन करो। तो हम मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र जैसा भी रहा चला और बना। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं बन पाया, माने फौज हुकूमत करती रही, या जो एलीट है, जो अशराफिया, वो हुकूमत करता रहा। तो आप उनके यहाँ तो बड़ी मज़ेदार चीज़ देखेंगे। अगर देखिए जो दोनों का व्याकरण एक ही जैसा था, है ना, जो प्लूरल है या जमा जिसे कहते हैं ना, बहुवचन। हम मस्जिदें कहते थे, दफ्तरों कहते थे, कारखाने कहते थे, बहसें कहते थे। अब उन्होंने अरबाइजेशन कर दिया, मस्जिदों को मसाजिद कर दिया, नुक्तों को नुकात कर दिया, ये आपके काफिरों शब्द इस्तेमाल कुफ़ार कर दिया। और वो अब वहाँ वो ज़्यादा स्वीकृत हो गया। मैं अब वहाँ चूँकि पाकिस्तानी मीडिया का मैं थोड़ा वो हूँ, जैसे नशा जिसे आप कह सकते हैं ना, काफ़ी समय बिताता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सारे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया जो है, इनमें कौन आपको विनर लगता है इन टर्म्स? नहीं, कोई ना कोई लूजर नहीं, दोनों तरफ हार्ड लाइनर्स एक्सट्रीमिस्ट हैं, और दोनों तरफ जो, मैं उसी सेंस से पूछ रहा हूँ। वहाँ भी बड़े बता, वहाँ थोड़ा मुझे, मेरे मन में प्रशंसा ज़्यादा इसलिए आती है कि बेचारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में, जहाँ फौज, सोचिए 75 साल में आधा तो फौज ने हुकूमत की, और बाकी जो हुक्काम आए भी वो इतने गंदे थे कि वो फौज के ही बल पे आते थे, और बड़े घमंड के साथ कहते भी थे कि फौज हमें लाई है और हम एक ही पेज पे हैं। इमरान खान तो यहाँ तक बार बार कहते थे हम तो दोनों एक ही पेज पे। ये तो शर्मनाक बात थी, लेकिन वो गर्व से कहते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी भाषा में ये जो अरबाइजेशन है वो अभी भी बरकरार नहीं है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है, मजबूत। हमारे जो संस्कृताइजेशन था, जो संस्कृत निष्ठता थी, वो कमज़ोर हुई है। अब आप जरा इसमें देख लीजिए टीवी पर और दूसरे सोशल मीडिया, उसमें जो भाषा है वो हमारे पूर्वज अगर देखते जो 60 में और 50 में लिख रहे थे तो पगला जाते कि क्या भाषा इस्तेमाल हो रही। नहीं, एक्चुअल सवाल यही था कि भाषा का जिस तरीके का उपयोग होता है उसको हम नैतिकता से जिस तरीके से जोड़ के देखते हैं कि लेखक इस नैतिक दायरे में ही बात करनी चाहिए, रियल लाइफ में भी, अपने लेख में भी, तो वो सही है। लेकिन लेखक की तो कोई नैतिकता नहीं होती, मेरा ये मानना समाज की नैतिकता होती है।
और ये नैतिक मूल्य जो है ये समय सापेक्ष होते हैं, है ना। एक ज़माने में आप देखिए विवाह इसका सबसे बड़ा वो है ना, विवाह को लेकर कितने परिवर्तन हुए हैं। क्या आप आज से 20-30 साल पहले सेम सेक्स मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप या मतलब आप तो वो एक तरह से विवाह जो संस्था है वही खतरे में है और वो ख़त्म होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है अगले 20-25 सालों में वो ख़त्म होगी। तो नैतिकता तो वहाँ पर बनती है समाज में और समय सापेक्ष होती है, मूल्य सापेक्ष होती है। आप बदलते हैं, जो समाज नहीं बदलता वो नष्ट हो जाता है। उसी वही नैतिकता फिर, क्योंकि बड़ा सीधा संबंध है। देखिए कोई साहित्य समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि हमारा समाज से कोई मतलब नहीं और हम तो बस कलावादी हैं और हम तो खाली स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं और ये पाठक मूर्ख है जो हमें नहीं पढ़ रहा उसे पढ़ना चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। हम समाज सापेक्ष हैं, जो समाज में जो कुछ घट रहा है हम, अब हमारी नैतिकता ये तो हो सकती है जैसे आज आप देखिए अभी कांवड़ियों के लिए हुआ है ना कि साहब यहाँ जो दुकानदार है वो मुसलमान है तो इससे आप नहीं खरीदेंगे। ये हो सकता है कि हमारा शासक और हमारा समय ये कह रहा हो, लेकिन यहाँ पर साहित्य की नैतिकता इसके खिलाफ खड़ी होगी ना। लेखक मनुष्य विरोधी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने समय सापेक्ष कहा कि ये परमानेंट किस्म का ये वैल्यू नहीं हो, ये मूल्य जो है कि हम मुसलमानों के हाथ का छुआ नहीं खाएंगे। आखिर इसके पहले तो हम अपने दलितों के हाथ का छुआ नहीं खाते थे। वो बदला कि नहीं बदला? ये भी बदलेगा और ये बदलना चाहिए था, जल्दी बदलना चाहिए था, बदल रहा था। ये तो एक प्रतिगामी शक्तियाँ ना जिसे वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर साहित्य को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये समाज का कोई परमानेंट मूल्य नहीं हो सकता। ये साहित्यकार को भी समझना चाहिए। तो अगर आप साहित्य के मूल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जो मेरे समझ में आती है कि जो कुछ मनुष्य विरोधी घट रहा है साहित्य को उसका विरोध करना चाहिए और अंततः समाज भी उसका विरोध करेगा। साहित्य को इसलिए भी करना चाहिए, समाज भी उसका विरोध करेगा और दिखाई भी दे रहा है। सर, हिंदी साहित्य में शत्रुता और द्वेष की बात पैरेलली चलती रहती है, लेखकों के बीच भी, लेखकों के और जो पब्लिशर्स हैं उनके बीच भी। ये इतना द्वेष हिंदी लेखकों के बीच में क्यों है? क्या कारण आपको लगता है? और इतनी पॉलिटिक्स क्यों है? क्योंकि ये तो कोई ऐसा मीडियम भी नहीं है जिसमें बहुत भाई आपको कोई पदोन्नति मिल रही हो या आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, उसके बावजूद भी इस तरीके की पॉलिटिक्स। और फिर उस पर मतलब दबी आवाज़ में तो सब बोलते हैं, खुलकर नहीं बात करते। देखिए ये जो सवाल का एक हिस्सा वही मुझे लगता है जवाब है कि इसमें तो कोई बहुत संभावनाएं नहीं है ना, आर्थिक या सामाजिक या प्रतिष्ठा की। एक मोहल्ले में चले जाइए, एक बड़ा हिंदी का लेखक रह रहा हो जिसे उसी साल साहित्य अकादमी मिला होगा, उसका पड़ोसी नहीं जानता, बगल में चाय वाला है पान वाला नहीं बता पाएगा। तो शायद यही कारण भी है। छोटी सी हमारी दुनिया है, छोटे छोटे स्वार्थ हैं, छोटे छोटे सुख दुख हैं, सब एक दूसरे से। आप वो ये और भी भाषाओं में होगा, खाली हिंदी की कोई खासियत हो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत एक ये भी है ना कि हमारा समाज भी, जो हिंदी समाज है, वो लेखकों को उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं देता जैसा बंगला समाज देता होगा, मलयाली समाज देता होगा। मुझे तो एक किस्सा याद आ रहा है कि ईश्वर प्रसाद सिंह को जिस साल साहित्य अकादमी मिला था, मैं और तेरा यात्री, मैं सन भूल रहा हूँ 90 के आसपास का कोई वो था, हम लोग वो बनारस में इत्तेफाक से थे और अखबार में देखा तो ये शिव प्रसाद सिंह को बधाई दें। हम लोग उनके गली के आसपास मंडराते रहे, कोई बता नहीं पा रहा था। तो एक पान वाले ने बताया, अच्छा वो जो BHU वाले मास्टर साहब पान बहुत खाते हैं, उन्हीं को तो नहीं पूछे क्या? तो उसने बेचारे ने बताया। तो हिंदी के लेखक का तो आप थोड़ा ये जब से दृश्य और श्रव्य माध्यम आए ना आपके TV और ये सब, तब बल्कि तब भी थोड़ा विजिबल हो गया हिंदी का लेखक। लेकिन वही है जो किसी मीडिया में दिखाया जा रहा हो। इसमें भी आप पाएंगे कि हमारे बहुत सारे बड़े लेखक, उनके लिए कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है तो उनको नहीं वो बुलाते। तो ये तो शायद हमारी दुनिया छोटी है और इसलिए हम भी थोड़ा क्षुद्रता ज़्यादा दिखाते होंगे, लेकिन सभी जगह होगा इस शत्रुता का नुकसान। हाँ वो नहीं, मुझे तो मेरे खिलाफ तो एक बार एक अभियान चला। वो आपने अभी जिक्र ही किया, वो बड़े अच्छे अच्छे मित्र थे अपने, वो दूर हो गए। सबसे बड़ा नुकसान तो यही रहा। ज़्यादातर मेरे मित्र ही थे जो ये सिर्फ कुछ शब्दों के उपयोग के ऊपर। वो फिर मैंने कहूँगा देखिए वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, उसमें फिर दोबारा शुरू करें। लेकिन
आखिर जिन लेखिकाओं ने मेरे खिलाफ अभियान किया था, कृष्णा जी थी, जो आगे बड़े नाम थे, छोटे मोटे बहुत सारे थे, तो उन सब के रचनाओं में आप देखिए उससे बहुत ज़्यादा गंदे शब्द आए हैं। मतलब गंदा फिर मैंने गलत कह दिया, मतलब बहुत से ऐसे शब्द जो हमारे उस जिन्हें हम गंदा मानते हैं। हाँ, जो हमारे सौंदर्य बोध को थोड़ा बहुत वो करते हैं तो थे। अब आप कहिए कि नहीं वो उपन्यास में तो आ सकते हैं, इंटरव्यू में नहीं आ सकते, तो इसका तो क्या कहा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि भाषा जो जनता के बीच प्रचलित है, चल रही है, अगर दुर्भावना के साथ आप नहीं कोई बात कह रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए, और फिर लिखे का जवाब लिखे से देना चाहिए ना, वो शारीरिक नहीं हो सकता। और इत्तेफाक से मेरे खिलाफ जो अभियान चला उसमें शारीरिक तत्व ज़्यादा जुड़ गए, तो वो थोड़ी दिक्कत, लेकिन अब चलिए इस तरह घटती रहती है। आपने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई सर, उसमें तकरीबन 40 किताब, तो मदद की ज़रूरत पड़ी या पूरा आप खुद से ऑर्गेनाइज? देखिए, लाइब्रेरी बनाने के पीछे कारण भी ये था कि मैं एक विवाद चलता रहता था राजेंद्र यादव सबसे ज़्यादा न लिखने के कारण। जैसे अक्सर लोग का अपठनीयता का संकट, ये नए नए जुमले गढ़े जाते थे 80-90 के दशकों में, लोग कहे कोई हमें पढ़ ही नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं है, लिखना सबसे बड़ा काम है लेखक का, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिविज़म भी चाहिए। आप एक तो आप अपने लिखे को इस लायक बनाइए कि लोग उसे पढ़ें, बजाय पाठक को दोषी ठहराने के आप खुद को भी अंदर से झांकिए कि लोग आपको क्यों नहीं पढ़ रहे। दूसरे, पढ़ने की संस्कृति भी विकसित कीजिए। जहाँ छोटे मोटे, मान लिया हम एक मोहल्ले में ही रह रहे हैं, कुछ नहीं तो हम बच्चों के लिए एक छोटा सा संग्रह किताबों का कहीं रख दें, बच्चों से ही बातचीत करें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो यही सोच मैंने अपने गाँव में शुरू किया था। उसमें कुछ ये हुआ कि वो दिन भी, वो जैसे मैंने बताया ना उस समय, आज तो पिछले 10 साल से 12 साल से हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। सरकारी मदद मिल जाती थी, शबाना आज़मी ने और कुलदीप नैयर ने अपने एमपी फंड से पैसा दिया जिससे बिल्डिंग बन गई। अच्छा, इस सरकार से पहले? हाँ, इस सरकार के पहले कोई सरकारी मददें मिल जाती थी। अब इसमें मैं सरकार को क्यों दोषी ठहराऊंगा, एक जनरल है ऐसा माहौल, पढ़ना लिखना बेकार की चीज़ है, किताबें बेकार की चीज़ है, इस तरह की बातें हो गई हैं। बहरहाल हमने तो लेखकों से, प्रकाशकों से मांग जांच के बड़ी संख्या, करीब 40,000 के आसपास किताबें, लघु पत्रिकाओं का तो वो सबसे बड़ा कलेक्शन है। विश्वविद्यालयों को जो काम करना चाहिए वो एक सुदूर अंचल में बैठ के हम लोग 4-6 लोग मिल के कर रहे हैं। तो ये किताबें भी सब मांग जांच के आई है। 40,000 में 40 किताबें भी हमारी खरीदी नहीं होंगी। तो इस तरह से आप, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है सर। तो जब जाता हूँ 2-3 महीने में एक बार वहाँ जाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखता हूँ, भाई जो किताबें कोई पढ़ भी रहा है कि खाली ला के यहाँ सजाई गई। तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि 10-12 बच्चे हमेशा, अच्छा यंगर जनरेशन, बैठ के पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, किताबें इशू कराते हैं, किताबें ले जाते हैं, वापस करते हैं। तो ये एक सुख का वो है। सर, जानने से पहले कुछ किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, मैं तो अपना मेरा प्रिय लेखक मार्केज है। मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को जो किस्सा गोई करना चाहता है, जो कथा कहना चाहता है, उसे मार्केज को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मतलब कई बार तो आप छटपटा जाते हैं, करे इतना अद्भुत विस्तार ये मेरे अंदर क्यों नहीं। मुझे अभी तक याद है कि सेरा यात्री, अभी उनके बेचारों की मृत्यु हुई है, मुझसे बड़े थे लेकिन मित्रवत हम लोगों का संबंध था। तो एक दिन उन्होंने गर्म कोट है पढ़ा, तो ग्रेट कोट, तो गोगोल का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई विभूति, हम लोग क्यों लिख रहे हैं, एक इतने बड़े लोग, और मतलब वो तो एकदम छटपटा रहे थे कि मतलब इस तरह भी किस्सा कोई की जा सकती है। तो ये मार्केज के साथ भी है। मैं जब पढ़ता हूँ तो हर बार मुझे लगता है कि ये बस अंतिम है किस्सा कोई का। तो मैं तो अगर सलाह के तौर पे मुझे कहने का मौका मिला तो मैं तो सबको सलाह दूंगा कि मार्केज को ज़रूर पढ़ें। अच्छी बात है, मार्केज के अब हिंदी में अनुवाद हो गए हैं। वैसे भी हम लोग कोई स्पेनिश में तो पढ़ते नहीं थे, अंग्रेजी में पढ़ते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे अनुवाद थे। हिंदी में भी अच्छे अनुवाद अब आ गए हैं मार्केज के, तो पढ़ना चाहिए। बाकी जो हमारी परंपरा भी बहुत समृद्ध है, हम प्रेमचंद से शुरू करें, हम फणीश्वरनाथ रेणु तक जाएँ, हम राय मासूम रजा तक जाएँ, श्रीलाल शुक्ल तक जाएँ, अमृतलाल नागर पढ़ें, मतलब ये सब तो बाकी जो हमारे समकालीनों के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कोई नाराज़ होगा, कोई खुश होगा, तो ये संकट तो रहता ही है। लेकिन पुराने हमारी देखिए 100-125 साल में किसी भाषा ने इतनी ज़बरदस्त परंपरा नहीं क्रिएट की जो खड़ी बोली हिंदी ने की है। मतलब कई बार आश्चर्य होता है ना कि अरे आप तो 100 ही साल पहले तो आपने उपन्यास लिखना शुरू किया है, या 100-125 साल पहले आपने शुरू किया,
आपने इतनी बड़ी चीज़ें रच डाली अपनी भाषा में, तो ये एक बड़ी बात है। सर, आपका अगला उपन्यास जो आपने कहा कि शायद आपकी ज़िंदगी का आखिरी उपन्यास हो, पहली बात तो मैं चाहूँगा कि ये आखिरी उपन्यास ना हो। आप स्वस्थ हैं और अभी अभी काफ़ी कुछ लिखना बाकी है, पर वो कब तक हमें देखने को मिलेगा? देखिए, ये मेरा संकट ये है कि मैं बहुत आलसी और लापरवाह लेखक हूँ। मैं टालता रहता हूँ, जब तक टल जाए, जब तक टल जाए। तो ये उपन्यास भी बड़ा एम्बिशियस है। हमारे समाज में 60 और 70 के दशक में बहुत परिवर्तन हुए थे, उनको समझने और उन परिवर्तनों का असर अब तक दिख रहा है। ये अपने गाँव को केंद्र में रख करके बंगाल उड़ान का एक उपन्यास है जो मैं लिख रहा हूँ। वो धीमे धीमे चल रहा है, मुझे लगता है 2-4 साल तो अभी लगेंगे ही। इसीलिए इस बीच 2-4 साल? इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये थोड़ा आशावादी आकलन है, अगर मैं जीवित रहा, इस तरह की बात है। तो मैंने इसीलिए ये रामगढ़ में हत्या, इस बीच में वो धीरे धीरे चल रहा था, मैंने कहा चलो एक छोटा काम कर लिया है। तो ये तो लेकिन अब उसी को लिख रहा हूँ। बाकी मैं कॉलम लिखता हूँ 1-2 जगह, तो उसमें थोड़ा बहुत समय जाता है। सर, काफ़ी मज़ेदार बातचीत रही। समय की सीमा है, तो मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।